हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? सीएमए फाइनल सीएफआर के इस एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कम रिवीजन सीरीज में आज जिस इंडेक्स को हम स्टार्ट करेंगे एंड एंड करेंगे उसका नाम है इंडेक्स 21, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। बहुत ही प्यारे तरीके से इस रिवीजन को मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। आप बिलीव कीजिए, जितने भी थ्योरी है, जितने भी प्रैक्टिकल है, जितने भी एमसीक्यू बन सकते एग्जाम में, पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, एंड जून 2024 में एक क्वेश्चन आया था क्लब क्वेश्चन, जिसमें कि इंडेक्स 16, इंडेक्स 21, 103 को इकट्ठा करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। बहुत ही प्यारा सिंपल क्वेश्चन था, मैं वो भी इसमें आपको कराऊंगा। उस क्वेश्चन को कराने का मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि सीएफआर को आपने अच्छी तरीके से अगर अपने स्टडी किया तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आया था, जो मैं आज कराऊंगा। मेरे बच्चे, इस नोट्स को आप डाउनलोड करके रख लेंगे, संभाल कर रखेंगे। एग्जाम के टाइम पे यही नोट्स आपको 5 to 10 मिनट्स में पूरे इंडेक्स 21 को बहुत ही मस्त तरीके से रिवाइज करने में आपको हेल्प करने वाला है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर इंडेक्स 21 की शुरुआत करते हैं। इंडेक्स 21 का ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई आप ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में करते हो या फिर कोई आपका फॉरेन ऑपरेशन है तो उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में इंडेक्स 21 हमें गाइड करता है। इसको आगे बढ़ाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। एक तो फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी का मतलब होता है कि अगर मान लो इंडिया में सीओसी ऑपरेट कर रहा है तो मुझे बताओ, सीओसी जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है इसका जो मेन जो आपका जो जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है उसमें किस करेंसी में ये फंक्शन कर रहा है। तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम आपका रुपीज में होता है। थोड़े मोटे ट्रांजेक्शन दूसरे करेंसी में भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेरा ट्रांजेक्शन होता है किस में होता है, जो रुपीज में होता है। तो रुपीज मेरा क्या बन जाएगा, फंक्शनल करेंसी, जिसमें मैं फंक्शन कर रहा हूं। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि इंडिया में मेरा आपका जो फंक्शनल करेंसी है वो क्या है, रुपीज। रुपीज को छोड़ के अगर किसी भी दूसरे करेंसी में अगर मान लो मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं या कोई सेटलमेंट का कमिटमेंट करता हूं तो वो मेरा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। क्लियर ना? रुपीज में मुझे किसी को पेमेंट करना है या कोई मशीन एक्वायर कर रहा हूं और उसका जो प्राइस डिसाइड किया गया वो डॉलर में डिसाइड किया गया, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है, अगर इंडिया में रहते हुए सीओसी ने, मेरा मेन रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है जी, कहां काम कर रही है, आपका इंडिया में। तो इंडिया में रहते हुए मैं क्या कर रहा हूं, किसी और कंट्री में कोई ब्रांच ओपन कर रहा हूं, कोई ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट कर रहा हूं, कोई एसोसिएट स्टार्ट कर रहा हूं, कोई सब्सिडरी स्टार्ट कर रहा हूं, तो वो जितने भी इंडिया से बाहर ये जो आपके स्टार्ट किए जाएंगे उनको क्या बोले जाएंगे, फॉरेन ऑपरेशन। यानी कि उनका ऑपरेशन इंडिया में ना होकर इंडिया के बाहर आपका हो रहा है ना। हैज बीन डिफाइंड एज द एंटिटी दैट इज सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर और ब्रांच ऑफ ए रिपोर्टिंग एंटिटी, द एक्टिविटीज ऑफ विच आर बेस्ड और कंडक्टेड इन ए कंट्री और करेंसी अदर देन दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी यानी कि जो सीओसी है वो कहां ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में। इसके बाहर कोई भी ऑपरेशन मैं स्टार्ट करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा फॉरेन ऑपरेशन, बशर्ते कि इनमें से कोई एक होना चाहिए। प्रेजेंटेशन करेंसी का मतलब क्या होता है, जिस करेंसी में मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। तो देखो, अगर मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीज में बनाना है तो मेरा प्रेजेंटेशन करेंसी क्या हो गया, रुपीज आपका हो गया। अगर मैं रुपीज के साथ साथ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ ऑफ द कंट्री किसी और भी करेंसी में अगर बना रहा हूं तो प्रेजेंटेशन करेंसी वो भी कही जाएगी। प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब जितने भी आप करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो सभी आपके प्रेजेंटेशन करेंसी के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर ना? ये सारे वर्ड्स आगे यूज होंगे तो ध्यान रखेंगे। नाउ फटाफट आइए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस इंडेक्स 21 दो चीजों को डील करता है। तो पहले हम ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी अगर कोई करते हैं, फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा एज पर इंडेक्स 21, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कोई आपने फॉरेन कंट्री से मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, कुछ आपने गुड्स परचेज किए हैं, कुछ आपने पे किया, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, कुछ भी आपका हो सकता है बच्चे, कोई रिसीविंग या कोई पेमेंट। तो उन करेंसी का हमारे इंडिया के रुपीज में जब हम, क्योंकि हमें तो जो अकाउंटिंग करना है वो रिपोर्टिंग एंटिटी का जो करेंसी क्या है, रुपीज है। तो फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी अकाउंटिंग मेरे बुक में क्या होगा, रुपीज में होएगा। रुपीज में अकाउंटिंग करते समय उसको किस रेट से हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, उसी के बारे में आपको अकाउंटिंग बताएगा। पहले आपका क्या हो गया, इनिशियल रिकॉग्निशन।
इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जिस दिन वो ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में होएगा उस दिन हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो कहता है कि एट द एक्सचेंज रेट ऑन द ट्रांजैक्शन डेट। अगर मान लो कोई आज मैंने मशीन परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, मैंने गुड्स सेल किया, गुड्स परचेज किया, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, डिविडेंड रिसीव किया, फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी में, तो उनकी जो अकाउंटिंग मेरे बुक में इनिशियली यानी कि जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन किया अगर उस दिन मुझे अकाउंटिंग करना है तो उस दिन पे जो स्पॉट रेट होगा ना बच्चे, ट्रांजैक्शन जो रेट होगा, डेट का जो रेट होगा, उसी रेट पे हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको करंट करेंगे। हाँ, इंडेक्स 21 ने कहा कि अगर कुछ फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फ्रीक्वेंट कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपका हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप चाहो तो उनके लिए आप एवरेज रेट ले सकते हो। जैसे किसी कंट्री से मान लो कि फ्रीक्वेंट बेसिस पे बार बार परचेज आपका कर रहा हूं, बार बार सेल कर रहा हूं, तो हर एक का अलग अलग ट्रांजैक्शन रेट लेने के बजाय आप चाहो तो वीकली बेसिस पे आप उन सबको इकट्ठा करके वीक का एक एवरेज रेट निकाल के आप उसे अकाउंटिंग कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि मंथली बेसिस पे आप एंट्री को क्लब करके आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो मंथली का एवरेज लेके आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो। ये वीकली का एवरेज लेना है कि मंथली का, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर में एंड वॉल्यूम ऑफ हमारा ट्रांजेक्शन कैसा है। ठीक है ना। आपको याद होगा हमने रेगुलर क्लास में आपको बताया हुआ है कि इंडेक्स 21 एक बात कहता है कि ये जो आपका एवरेज जो बोला गया ना कि एवरेज रेट आप वीक का या मंथ का आप यूज कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंट बेसिस पे कोई ट्रांजैक्शन आपका होता है तो। लेकिन उन्होंने कहा है, इसको आपको याद होगा कि अगर हमारे मान लो कि जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है, तब तो प्रेफरेबल है कि इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन का जो स्पॉट रेट होगा उसी से कीजिए, फिर एवरेज नहीं कीजिएगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें जो थ्योरी में आपको ध्यान रखना है। खैर एनीवे, हमें अकाउंटिंग करते समय हमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए यही ध्यान रखना है कि किसी भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का अगर इनिशियल रिकॉग्निशन करना है तो जो ट्रांजेक्शन डेट पे रेट होगा हम उसी से कर देंगे, उसी एक्सचेंज रेट से कर देंगे। हमें कुछ जो आपका आइटम्स है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपके होते हैं तो आपको उनके लिए एवरेज रेट भी आप ले सकते हैं। वो एवरेज वीकली का भी हो सकता है, मंथली का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन जो क्लब कर रहे हो आप, है ना, एक टाइप के, वो आपका वीकली बेसिस पे किया जा रहा है कि मंथली बेसिस पे। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को रिवीजन कराने के लिए रिवीजन क्वेश्चन 1 रखा हुआ है। देखो ना, 12 जुलाई को मान लो कोई मशीन परचेज किया, हमें यहाँ पे बोलता है कि जरा बताओ इनिशियल रिकॉग्निशन। ध्यान देने वाली बात है कि आपका कैलकुलेट द प्राइस एट विच द अबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द फंक्शनल करेंसी ऑफ सीओसी, किस करेंसी में रिकॉर्ड होगा। तो अगर मैं इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करता हूं तो जिस डेट पे आपने वो ट्रांजैक्शन किया उस दिन का जो रेट होगा, जैसे कि 12 जुलाई को आपने मशीन परचेज किया तो 12 जुलाई का रेट होगा, उससे कन्वर्ट करेंगे। 18 अगस्त को लोन रेज किया आपने अमेरिकन बैंक से $2 लाख का, तो इंडिया में हमें रिकॉर्ड करना इंडियन करेंसी में, तो 18 का जो रेट होगा हम उससे काम कर लेंगे। अगर 17 सितंबर को हमने लोन किसी कंपनी को दिया है, अब ध्यान दीजिए, लोन जो आपने दिया वो ऑलरेडी आपका इंडियन करेंसी में है, तो फिर कन्वर्ट करने कोई मतलब ही नहीं बनता। कन्वर्जन तब होगा ना जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कब होगा जी? जब आपका जो अमाउंट जो कोट किया गया है वो फॉरेन करेंसी में, या सेटलमेंट आपका फॉरेन करेंसी में करना। यहाँ पे तो आपको रुपीज में दिया तो इसके कन्वर्जन का कोई मतलब ही नहीं बनता। 25 को हमने सेल किया आपका, तो 25 का जो रेट होगा हम उससे कन्वर्ट कर देंगे आपका। 30th को आपने रेंट पे किया तो 30th को जो रेट होगा हम उससे कर देंगे। 30th का रेट मैंने कहीं दिया नहीं है इसमें, तो जो क्वेश्चन में से दिया रहेगा, गलती से छूट गया यहाँ पे, तो 30th का रेट से कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे क्या करा कि अक्टूबर के महीने में हमने इतने सारे परचेज किए डिफरेंट डेट्स पे, तो यहाँ पे वो क्लब करके चाहता है कि एक ही बार एंट्री करने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता है, आप उसका एवरेज लेके काम करेंगे। अक्टूबर का एवरेज कितना बता रहा है? 84.5, तो इसको 84.5 से मल्टीप्लाई करके जो आपका वैल्यू आएगा उसी पे हम यहाँ पे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस को आपका इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए। क्लियर ना आपको? ये सर। आइए इसके बाद आते बच्चे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर में। हमने देखा इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से रेट पे होगा? ट्रांजैक्शन रेट पे। जिस डेट पे आपने वो ट्रांजैक्शन किया उसी रेट से हम क्या करते हैं? इनिशियल रिकॉग्नाइज करते हैं, ऊपर बताया। अब हम आते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एट द ईच रिपोर्टिंग पीरियड। पहले तो मैं आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दूं। देखो, आप जब ये जो हमने किया था ना बच्चे, ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हमने किया था, तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय इनिशियली हमारे पास कौन कौन से नाम आए थे? ब्रॉडली हमारे पास नाम आएंगे, या तो वो आपका एक्सपेंस होएगा,
है ना, जैसे रेंट पे किया, सैलरी पे किया, या फिर वो कोई रेवेन्यू होगा, हमने गुड सेल किया है, हमने कोई कमीशन रिसीव किया होगा फॉरेन करेंसी में, है ना, या फिर कोई हमारा एसेट होगा जिसको हमने परचेज किया होगा, या फिर हमने कोई लायबिलिटी रेज की होगी, लायबिलिटी क्रिएट की होगी। तो जितने भी आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उन आइटम्स को अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं, जो हमारे पास इनिशियल रिकॉग्निशन करने के लिए होंगे, तो वो ये 4 नाम होंगे। इन 4 के सिवा कोई 5वां बनता नहीं है। मेरे बच्चे, हमने कहा कि इन चारों को इनिशियली आपको कौन से रेट पे कन्वर्ट करना है। जिस दिन हमने एक्सपेंस किया, जिस दिन हमने रेवेन्यू कमाया, जिस दिन हमने कोई एसेट एक्वायर किया या कोई लायबिलिटी रेज किया, तो हो गया आपका ट्रांजैक्शन डेट के पास जो रेट होगा, है ना, ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट होगा हम उससे कन्वर्ट करेंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते समय इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू है, ये 2 आइटम्स अब आपके पास सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि इन 2 आइटम्स को करंट ईयर का जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, उसमें एक्सपेंस को यहां, रेवेन्यू को यहां इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके ऑन द ट्रांजैक्शन डेट रेट आपने क्या क्या होगा, प्रॉफिट निकाल दिया होगा। मेरे बच्चे, अब ये आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं आज के डेट पे, उस पे ये एसेट्स यहां पे आ जाएंगे, ये लायबिलिटी भी यहां पे आएंगे। कौन से एसेट्स, लायबिलिटी, जिनको हमने फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्ट किया था, फॉरेन करेंसी में हमने परचेज या सेल किया था, है ना। तो ये जो बैलेंस शीट डेट पे ये जो नाम आपके पास आ जाएंगे, इन नाम को हमें क्या करना होता है जी, कि बैलेंस शीट डेट जो कि हमारा रिपोर्टिंग डेट है, उस दिन हमें दोबारा देखना होता है कि क्या जिस रेट पे हमने इनिशियली उनको अपने बुक में कन्वर्ट किया था, इनिशियली क्या हम उसी रेट पे यहां पे हम बैलेंस शीट में दिखाएं रिपोर्टिंग डेट पे, या कुछ चेंज करें। और इसी के लिए मेरे बच्चे हमारे पास क्या आता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑन द ईच रिपोर्टिंग पीरियड डेट, यानी कि बैलेंस शीट डेट की बात कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए ध्यान दीजिए कि ये जितने भी आपके एसेट्स लायबिलिटी होते हैं ना, ये तो खत्म हो गए। जितने भी एसेट्स लायबिलिटी होते हैं, इंडेक्स 21 ने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या तो वो मॉनेटरी होंगे या फिर वो नॉन मॉनेटरी होंगे। बैलेंस शीट में जितने भी आपके एसेट्स लायबिलिटी दिख रहे हैं, जिनमें से उन एसेट्स, उन लायबिलिटी को जिनका हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग किया अपने बुक्स के अंदर में, उन आइटम्स को मेरे बच्चे या तो हम कहेंगे मॉनेटरी आइटम्स ऑन द रिपोर्टिंग डेट, या फिर कहेंगे नॉन मॉनेटरी। सर मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी का मतलब सिंपल शब्दों में आप याद कीजिए कि बैलेंस शीट में जितने भी हमारे एसेट्स लायबिलिटी हैं आज के डेट पे, और आज के बाद फ्यूचर में उनके बदले में या तो हमें पैसा रिसीव करना है या पैसा पे करना है, मतलब हमें उनका पेमेंट करना है या उनसे पैसा रिसीव करना है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी आइटम्स। सिंपल शब्दों में अगर बात किया जाए तो, जैसे कि जितने भी आपके लायबिलिटी हैं, सोचो बैलेंस शीट में जो हमारे लायबिलिटीज हैं, इनको आगे हमें पे करना है या इनसे पैसा रिसीव करना है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी आइटम्स। जितने भी आपके डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, ये क्या है? जिनसे हमें पैसा फ्यूचर में रिसीव करना है, जो कभी न कभी कैश में कन्वर्ट होंगे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, जो कभी न कभी कैश में कन्वर्ट होगा जब हम उसको सेल करेंगे, तो है ना, यहाँ इंटेंशन हमारा क्या होता है? उनको सेल करना। लेकिन जो पेंशन या कोई और लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हमें करना है कैश में, लायबिलिटी मतलब आपका हो गया कोई प्रोविजन जिसका हमें सेटलमेंट करना है कैश में, मतलब कि प्रोविजन फॉर, जैसे आपका टैक्स हो गया जिसका हमें पेमेंट करना है एक्चुअली, कोई लीज लायबिलिटी आपका हो गया, इन सबको क्या बोला गया है जी? मॉनेटरी आइटम। सिंपल शब्दों में जिसके बदले में हमें जानने की आज जरूरत है कि अगर हम उनको पेमेंट करेंगे तो कितना हमें पेमेंट करना पड़ सकता है, कितना पैसा हमें मिल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है ना। तो एक तो मॉनेटरी आइटम्स हो गया, दूसरा क्या? नॉन मॉनेटरी, जिनके बदले में आज बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स लायबिलिटी दिख रहे हैं, उनमें से जिनको भी कह दिया मॉनेटरी, उनको छोड़ के बाकी को क्या बोलेंगे? नॉन मॉनेटरी। सिंपल शब्दों में नॉन मॉनेटरी का मतलब कि जिसके बदले में हमें इच्छा नहीं है जानने की कि आखिर उसके बदले में कितना पैसा हमें पे करना होगा या कितना पैसा हमें मिलेगा, इच्छा ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही नहीं है उसके बदले में पैसा रिसीव करना या पैसा पे करना, उसको क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी। जैसे कि जितने भी आपके पीपी के आइटम्स है, मशीन आपके पास है, बिल्डिंग है, क्या आपको उसको बेचने का इंटेंशन है? नहीं, तो हम क्यों उसके बारे में जानेंगे जी? वो नॉन मॉनेटरी होते हैं। स्टॉक हो गया, स्टॉक जो हमारे पास बैलेंस शीट में है मेरे बच्चे, उस स्टॉक के बदले में क्या हमें किसी से पैसा रिसीव करना है या किसी को हम पे करना है? नहीं सर, नहीं। वो कब होगा? जब वो बिक जाएगा तब। आज बिका नहीं है ना, तो हमारे पास क्या है जी? स्टॉक आपका नॉन मॉनेटरी में हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, जिनके बदले में हम सर्विसेज लेंगे देंगे बट पेमेंट की बात नहीं उठेगी, उस सभी को हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम्स।
क्लियर ना बच्चे, समझ में आ रहा है? रिपोर्टिंग डेट पे हम किस रेट से कन्वर्ट करेंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जो आपका इंडेक्स 21 कहता है कि जो सब्सिक्वेंट यहाँ पे रिकॉग्निशन होगा रिपोर्टिंग डेट पे, अगर वो मॉनेटरी आइटम्स है, याद रखना मॉनेटरी आइटम्स का मतलब कि जिनका ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में हुआ है ना, और वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनको हमें बैलेंस शीट में दिखाते समय किस रेट पे दिखाना है। तो कहते हैं कि अगर वो मॉनेटरी आइटम्स हैं तो मेरे बच्चे क्लोजिंग रेट यानी कि रिपोर्टिंग डेट पे फॉरेन करेंसी का जो रेट चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे जी, उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल में सब कुछ क्या था, ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट होगा, सब्सिक्वेंट में क्या आपका बोला गया क्लोजिंग रेट। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं उन नॉन मॉनेटरी आइटम्स को इंडेक्स 21 ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहते हैं कि वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जिसको कि आपने अपने बैलेंस शीट में दिखाया है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी कि कॉस्ट पे ही दिखाया है, तो कहते हैं कि जिनको आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया है उनको क्या कीजिए, जिस रेट पे आपने उनको एक्वायर किया था ना, एक ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इनिशियल जो आपने उनको रिकॉग्नाइज किया था उस टाइम पे जो आपका रेट था ट्रांजैक्शन रेट पे, उसी रेट पे उनको रहने दीजिए, उनको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। इसी रेट पे कन्वर्ट करके जो अमाउंट था वही रेट आपका चलते चला जाएगा अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो मैंने बता दिया कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स मेजर जिनका बैलेंस शीट में मेजरमेंट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आर नॉट ट्रांसलेटेड या रीस्टेटेड, है ना, इंस्टेड दे रिमेन एट द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पे जो रेट था उसी रेट से हम क्या करते हैं, उनको दिखाते चलते हैं, हम उनको कन्वर्ट नहीं करते दूसरे रेट पे। लेकिन मेरे बच्चे कुछ ऐसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं जिसका मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होता है, फेयर वैल्यू पे। तो कहते हैं कि अगर कोई नॉन मॉनेटरी आइटम्स जिसका मेजरमेंट आपने फेयर वैल्यू पे किया है ऑन द रिपोर्टिंग डेट, उनको क्या कीजिए, रिपोर्टिंग डेट पे जो आपका रेट रहेगा ना, अगेन क्लोजिंग रेट आपका, उसी रेट से क्या करना है, आपको उनको दिखाना है। सर कौन से ऐसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं जिनका मेजरमेंट हम फेयर वैल्यू पे करते हैं? क्यों मेरे बच्चे, क्यों नहीं करते? ये देखिए आपका, अगर इन्वेंट्री का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, इन्वेंट्री का मेजरमेंट होता है कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर इन्वेंट्री को कॉस्ट पे आपने दिखाया है तब तो आपका हो गया नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाई कोई ट्रांजेक्शन रेट पे। लेकिन अगर इनमें से लोअर पे आप दिखाते हो, लोअर पे दिखाते हो और दिखाना अगर एनआरवी पे हो रहा है, फेयर वैल्यू पे, तो उस केस में क्या होगा जी, फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का जो आपका अगर हम उसको दिखाते हैं तो उस दिन पे जो हमारा रेट रहेगा ना आपका क्लोजिंग रेट उस दिन का, हम उससे उसको कन्वर्ट करेंगे। व्हेन एसेट्स आर शोन एट रिवैल्यूड अमाउंट, अगर आपने अपने कोई पीपी के एसेट, पीपी के आइटम्स को कॉस्ट पे आपने मेजर किया बैलेंस शीट में, तब तो आप कॉस्ट पे ही दिखाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको रिवैल्यू किया, आपने रिवोल्यूशन मॉडल को फॉलो किया, आप उस पे गए हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम उसको क्लोजिंग रेट पे उसको दिखाएंगे, है ना, क्लोजिंग रेट पे। अगर कोई एसेट्स जिसमें कि आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है, तो इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद क्या होता है जी, उसका रिकवरेबल अमाउंट हम उसको दिखाना शुरू करते हैं, अगेन फेयर वैल्यू आपका। तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसको आपका कहते हैं कि उस केस में हम क्या करेंगे कि जो आपका क्लोजिंग रेट होगा हम उससे रिवैल्यू कर देंगे। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट में मॉनेटरी आइटम्स है क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी है अगर हम उसको कॉस्ट पे दिखा रहे हैं तो ट्रांजैक्शन रेट पे जो रेट था वही उसी रेट से हम चलाते चले जाएंगे। बट अगर हमने उसको फेयर वैल्यू पे दिखाया है तो आज जो रेट होगा बच्चे, आज जो रेट होगा हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और इन्हीं सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कराने के लिए रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2 सुनेंगे। पहले तो ये जो नाम है ना, इन सभी नाम को पहले हम देखते हैं कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है ना। ये एक्सचेंज रेट से कन्वर्जन बात की बात। बैंक लोन क्या है, मॉनेटरी आइटम से आपके पेमेंट करना है। डेटर्स क्या है, मॉनेटरी आइटम से पैसा रिसीव करना है। क्रेडिटर्स मॉनेटरी आइटम से। इक्विपमेंट बिल्डिंग ये सब क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। और ये इक्विपमेंट बिल्डिंग्स को हम क्या करते हैं, अगर कुछ ना बताए तो हम कॉस्ट मॉडल को मान लो फॉलो कर रहे हैं। जब भी रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो किया जाएगा क्वेश्चन बताएगा, अदरवाइज हम क्या मानेंगे, कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं आपका, ठीक है। बोनस पेबल मॉनेटरी है। इन्वेस्टमेंट हमने क्या है, इंटेंशन है जी उसको बेचना है तो आपका मॉनेटरी है। लीज लायबिलिटी मॉनेटरी है। प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस इनकम क्या है, नॉन मॉनेटरी है। इन्वेंट्री क्या है, नॉन मॉनेटरी। और अभी फिलहाल हम कॉस्ट पे लेके चल रहे हैं क्योंकि मानते हैं कि आपका कुछ ना बताया तो कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, एनआरवी से आपका एनआरवी ज्यादा आपका है, ठीक है ना, ये निकल के आया। तो मुझे बताओ इनको किस रेट पे हम कन्वर्ट करेंगे एट द रिपोर्टिंग डेट। जितने भी मॉनेटरी आइटम्स है वो सभी क्या होंगे, क्लोजिंग रेट से।
क्लोजिंग रेट से। जितने भी मॉनेटरी आइटम्स है उनका कन्वर्जन क्या होगा, क्लोजिंग रेट से। अगर आपका नॉन मॉनेटरी एंड कॉस्ट है आपका मेजरमेंट कॉस्ट, तो हम क्या करते हैं, आपका जो ट्रांजेक्शन डेट पे जो रेट था ना बच्चे, यानी कि स्पॉट रेट आपका उस दिन का, हम उसी से, मतलब कि हम उसको कोई चेंज ही नहीं करते हैं। ट्रांजेक्शन रेट कह दीजिए, स्पॉट रेट कह दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका स्पॉट रेट पे चल रहा है, यानी कि ट्रांजेक्शन रेट पे जो रेट था आपका, ठीक है ना। एडवांस इनकम, नॉन मॉनेटरी, सभी का आपका ये जिस रेट पे आपका रेट पे ट्रांजेक्शन आपने किया था, ये सभी क्या हो जाएगा, उस दिन का स्पॉट रेट, यानी कि इसमें कोई चेंज हम करते ही नहीं आपका, है ना, कोई चेंज करते नहीं है। अब यहां दीजिए, मैंने कुछ आपको बातें बताई है कि थोड़ा और कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। इन्वेंट्री जिसका मेजरमेंट हमने क्या किया जी, कुछ ना बताया तो ये मानते हुए कि हमने कॉस्ट पे किया है, स्पॉट रेट से कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन में इन्वेंट्री का मान लो केस आ जाए, उनका कॉस्ट भी बता रहा है, एनआरवी बता रहा है, तो मुझे बताओ कॉस्ट इतना है, एनआरवी इतना है, आप किस पे दिखाते हैं, आप दिखाते हैं इन दोनों के लोअर पे, एज पर इंडेक्स 2। इनका लोअर क्या हो जाएगा आपका 12,000 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे $12,000 पे आप इसको बताएंगे कि इसका वैल्यू आपका है $12,000 पे, है ना। कोई इन्वेंट्री अगर आपका कोई आपके देश से बाहर पड़ा हुआ है और उसका मेजरमेंट आपने फॉरेन करेंसी में किया है $12,000 पे, तो $12,000 को कन्वर्ट करेंगे। मुझे बताओ कौन से प्राइस पे मेजर कर रहे हो, कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट तो स्पॉट रेट, यानी कि जो ट्रांजेक्शन डेट पे जो रेट था उसी रेट से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में अगर हमने 15,000 पे दिखा दिया, यानी कि आपका $US 15,000 पे, तो ये फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट हो गया। और जो फेयर वैल्यू पे होगा तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग रेट से, है ना, अभी जो हमने दिखाया। बिल्डिंग कहता है कि जिसका कैरिंग अमाउंट 7,000 है, रिकवरेबल आपका 10,000 है। तो मुझे बताओ जरा कि अगर आप यहाँ पे 710 और आप मान लो रिवोल्यूशन मॉडल, मैंने दे दिया एग्जाम में आपको बताएगा, आप रिवोल्यूशन मॉडल को फॉलो कर रहे हो, तो हम कितने पे दिखाएंगे, उसको 10,000 पे दिखाना शुरू करेंगे। और जब 10,000 पे दिखाओगे तो रिवैल्यू कर दिया ना, फेयर वैल्यू पे आ गया तो क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे आपका, है ना। इक्विपमेंट रिवैल्यूड एट, रिवैल्यू कह दिया कि हमने रिवैल्यू किया है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट से आपका कन्वर्ट करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, 1 मार्क में एमसीक्यू में आपके पूछ सकते हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा कि इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना अच्छा भी आया था, मैं भी दिखाता हूं। खैर, मैं अब आगे बढ़ता हूं और आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूं। इंडेक्स 21 में फॉरेन करेंसी जो ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चे, उसमें बस दो ही बात ध्यान रखना है। इनिशियल जो कन्वर्जन होगा ट्रांजेक्शन डेट पे जो रेट होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना है अगर वो आपका मॉनेटरी आइटम्स है तो क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनेटरी है मेजर किया जा रहा है कॉस्ट पे, तो ट्रांजेक्शन रेट वाला कोई कन्वर्जन नहीं होता। मॉनेटरी आइटम्स है लेकिन फेयर वैल्यू पे, सॉरी नॉन मॉनेटरी है और फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है, तो क्लोजिंग रेट से उसको कन्वर्ट करेंगे, जो रिपोर्टिंग रेट पर रेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली कहता है कि आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन आपका है, बस सुन लीजिए फटाफट, मजा आएगा। एंटिटी ए का फंक्शनल करेंसी आपका रुपी है। इट हैज ए बिल्डिंग लोकेटेड इन यूएस। बिल्डिंग उन्होंने एक परचेज किया है, एक एक्वायर किया है, वो बिल्डिंग कहाँ है जी, यूएस में। इंडिया में बिजनेस हो रहा है बट बिल्डिंग कहाँ है, यूएस में। और कितने पे आपने लिया था, $20,000 पे। उस दिन पे आपका जो रेट था बच्चे, $1 आपका ₹60 का था। ऑन ट्रांजेक्शन रेट की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग इज कैरिड एट कॉस्ट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। बिल्डिंग को हम कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, अभी कोई रिवोल्यूशन मॉडल नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन डेप्रिसिएशन दिमाग से भूल जाइए। एट द बैलेंस शीट डेट कहता है देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ बिल्डिंग। ध्यान रखना, बिल्डिंग को हम कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, लेकिन जब बैलेंस शीट जिस दिन बना रहे हैं उससे लग रहा है कि कुछ इंपेयरमेंट हुआ है, कुछ इंपेयरमेंट आपको दिख रहा है। और जब हमने कंसिक्वेंटली इंपेयरमेंट टेस्ट हमने जब इसमें किया तो इंडेक्स 36 के मुताबिक तो पता चला कि बैलेंस शीट डेट पे रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कहता है कि आपका $19,000 है। $19,000 आपका रिकवरेबल अमाउंट दिख रहा है। और उस दिन पे जो एक्सचेंज रेट था बच्चे, बैलेंस शीट डेट पे वो था 64। बोलता बताओ इंपेयरमेंट लॉस कुछ है या नहीं है। बहुत सिंपल शब्दों में इनको दिखाने के बजाय मैं बहुत सिंपल बात करूं, इंपेयरमेंट लॉस को चेक करने के लिए मेरे बच्चे हमें क्या चाहिए, उस एसेट का हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना है, और हमें चेक करना होगा उस एसेट का हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है। रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों में से जो लोअर होता है हम उसी पे क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। मुझे बताइए कैरिंग अमाउंट कितना है जी। डेप्रिसिएशन कहता है कि छोड़ दो, डेप्रिसिएशन के बारे में चिंता मत करो, मतलब जितने भी परचेज किया था वही आपका आज कैरिंग अमाउंट है। तो कैरिंग अमाउंट यानी कि जो 20,000 है बच्चे, ये कॉस्ट है, और कॉस्ट का कन्वर्जन हमेशा क्या होता है, कॉस्ट का कन्वर्जन ट्रांजेक्शन रेट के रेट पे।
अगर हम एसेट्स को, अगर इस बिल्डिंग को बैलेंस शीट में कॉस्ट पे दिखाते हैं तो विल शो इट एट द ट्रांजैक्शन रेट, और ट्रांजैक्शन रेट क्या था 60, तो 20,000 को हम 60 से मल्टीप्लाई करके इसका कैरिंग अमाउंट यानी कि कॉस्ट पता कर लेंगे। आज उसका कैरिंग अमाउंट क्या है, कॉस्ट मॉडल के बेसिस पे। और रिकवरेबल अमाउंट जरा बताओ, उस बिल्डिंग को बेच के आज हमें कितना मिलेगा, 19,000। अगर मैं इसको 19,000 यानी कि रिकवरेबल अमाउंट पे मान लो बैलेंस शीट में दिखाता हूं, तो मुझे बताओ बैलेंस शीट में जो रिकवरेबल अमाउंट पे अगर दिखेगा, तो अगर रिकवरेबल अमाउंट पे इसको दिखाएंगे तो किस रेट से कन्वर्जन होगा, क्लोजिंग रेट। अभी दिखाया बदमाश, कॉस्ट पे तो ट्रांजैक्शन रेट, और अगर रिकवरेबल अमाउंट पे दिखाना चाहते हैं तो आपका क्लोजिंग रेट आपका। तो आज रेट हमारा क्या दिख रहा है, 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों में से जो लोअर होगा हम उसी लोअर पे क्या करेंगे, इसको वैल्यू करेंगे। मैंने आंसर दे दिया है। आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया इसका जो कैरिंग अमाउंट है ना, वो कैरिंग अमाउंट आपका कितना दिख रहा है जी, 12 लैक्स, ये आपका 12 लैक्स का अमाउंट आ रहा है, और जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है वो आपका इतना इंटू इतना आपका आ रहा है 12,16,000, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट आपका कैरिंग अमाउंट से ज्यादा दिख रहा है। देयर इज नो इम्पेयरमेंट, देयर इज नो इम्पेयरमेंट, देयर इज नो इम्पेयरमेंट, और आपका काम पूरा हो गया है ना, नो इम्पेयरमेंट। ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हमेशा कैरिंग अमाउंट हम क्या करते हैं जी, कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं, कॉस्ट मॉडल को अभी तक, तो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक उसकी वैल्यू क्या, मान लो यहां पे कहता है कि भैया 2 साल के बाद ये चेक कर रहे हैं एंड 2 साल का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे जी, 20,000 इंटू 60 आपका ऑन द ट्रांजेक्शन रेट आपका कैरिंग अमाउंट हो गया था 2 साल का। फिर उसको उस केस में आपका बिल्डिंग का कितना लाइफ है वो बताएगा, उसके हिसाब से हम 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू यहां पे चेक कर लेंगे, क्योंकि वो तो कॉस्ट पे निकलते आएगा, उतना हो गया। रिकवरेबल अमाउंट हम इस तरीके से देख लेंगे, लोअर पे हम वैल्यू कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यू आर वेरी स्मार्ट नाउ, ठीक है ना। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कैसे, हाउ टू रिकॉर्ड द थिंग्स। नाउ अगला हमारा टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है कि अब देखो आंखें बंद दोबारा, ट्रांजैक्शन कई सारे आइटम्स हैं, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं बैलेंस शीट में आने वाले आइटम्स का, क्योंकि जो आपके एक्सपेंस रेवेन्यू है वो तो ट्रांजैक्शन रेट पर रिकॉर्ड हुए और इस साल खत्म हो गए, है ना बच्चे। जिन एसेट्स को और लायबिलिटी को ऑन ट्रांजैक्शन डेट इनिशियली आपने किस रेट पे रिकॉर्ड किया था, स्पॉट रेट पे। जब हम बैलेंस शीट बना रहे बच्चे, अगर वो एसेट्स लायबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में कई लोगों को हमने कई आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और कई को हम क्या कर रहे हैं जी, स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नो डाउट कि आप जब ये बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट आपका यहाँ पे टैली नहीं करेगा, क्योंकि रेट आपके कई सारे आइटम्स के चेंज हो जा रहे हैं। तो उसके बाद अगर रेट आपके चेंज होंगे तो उसके लिए आपका नो डाउट कि फॉरेन करेंसी का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, उनकी वैल्यू जो चेंज हो रही है, उससे कुछ घाटा फायदा आपको होगा। उन घाटे फायदे की अकाउंटिंग कैसे होगी, अब हमारा इंडेक्स 21 कहता है कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ विल रिकॉग्नाइज, क्या जी कहता है कि रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस और गेन, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेज एक्चुअली, है ना, एक्सचेंज डिफरेंसेज, कि कोई ट्रांजैक्शन रेट पे अलग रेट था, आज कोई और रेट है, तो इस डिफरेंसेज को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मेरे बच्चे कहता है कि जो आपके यहाँ पे डिफरेंसेज आ रहे हैं, जो आपके याद रखना डिफरेंसेज जो आ रहे हैं, एक्सचेंज डिफरेंसेज जो आएंगे वो किन पे आएंगे, एसेट्स लायबिलिटी पे। जितने भी एसेट्स लायबिलिटी आज जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। हमारा इंडेक्स 21 कहता है कि अगर एक्सचेंज डिफरेंसेज कुछ आया है मॉनेटरी आइटम्स पे, तो मेरे बच्चे आंख बंद करके मॉनेटरी आइटम्स पे आया हुआ जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा, हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डिस्कस कर देंगे। जिस साल जो आपका डिफरेंस क्रिएट होगा, हम उस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। फायदा हुआ तो उस साल के प्रॉफिट लॉस में, घाटा हुआ तो उस साल के प्रॉफिट लॉस में। अब ये जो आपका याद रखना मॉनेटरी आइटम्स, आंख बंद कर लेना, मॉनेटरी आइटम्स पे कोई भी घाटा फायदा कहां जाएगा जी आपका, तो वो जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब इसी बात को रिवाइज कराने के लिए मैंने रिवीजन क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए रखा। मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे, सच बोल रहा हूं, और इसलिए मैंने जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, कोशिश किया कि इस मैराथन में, इस रिवीजन सीरीज में उनको पूरी तरीके से कवर कर लूं, ठीक है ना। सुनिए 1 जून 2023 को सीओसी लिमिटेड टूक अ लोन ऑफ $20,000 फ्रॉम ए फॉरेन बैंक एट इंटरेस्ट रेट, कहता है कि 10% है। सीओसी ने एक लोन लिया है जिसका डिनोमिनेशन क्या दिख रहा है, यूएस डॉलर में आपका, ठीक है। कहता है कि ऑन दैट डेट रेट, कहता है कि एक यूएस डॉलर का 80 रुपीज था। 1 फरवरी 2024 को सीओसी ने क्या किया, लोन का विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया।
लोन इंटरेस्ट पे कर दिए। एक्सचेंज रेट कहता है कि 1 फरवरी जिस दिन पेमेंट हुआ है उस दिन कहता है कि 82 था। बताओ कि एंट्रीज कैसे करोगे फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। तो जो साल आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, 31 मार्च 2024 को, है ना, कहता है कि बताओ एंट्री कैसे करेंगे। आइए ना मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने डायग्राम पे सारी बातें लिख दी आपके लिए ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। ऐसे मैंने क्लास में हमेशा आपको बताया हुआ है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि कई सारे डेट होंगे तो हमेशा पहले इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं। सुनिए, 1 जून को 10% लोन लिया, $20,000 का। उस दिन रेट क्या था जी? 80 रुपीज। हमने क्या करना है कि इनिशियल रिकॉग्निशन जो होता है ट्रांजेक्शन रेट का जो रेट होता है, तो हमने क्या किया, 1/6 यानी कि जून में आपने क्या किया, लोन लिया। तो आपका जो ये एंट्री किया जाएगा वो हमने क्या किया जी, 20,000 इंटू एंट्री करके 16 लाख से रिकॉर्ड कर दिया इंडियन करेंसी में। क्योंकि ट्रांजेक्शन आप किसी भी करेंसी में करो, हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो तो इंडियन रुपीज में होगी ना बच्चे, तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ समय आया 1 फरवरी। 1 फरवरी को हमने लोन और इंटरेस्ट दोनों पे कर दिया। तो पहले मैं इंटरेस्ट पे करने की एंट्री कर लेता हूं। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट जो आपने यहां पे पे किया दैट इज द आपका इनिशियल रिकॉग्निशन, उसी दिन हमने पे किया है। हमने क्या किया, उस दिन के रेट पे हमने इंटरेस्ट का पेमेंट करने की एंट्री कर ली। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट। हमने 20,000 के लोन पे मेरे बच्चे, है ना, इंटरेस्ट तो निकाला जाएगा आपका डॉलर पे ना, क्योंकि फॉरेन कंट्री को देना है। तो $20,000 पे हमने क्या किया जी, 10% का रेट आपका है, 10% के हिसाब से ये 8 मंथ्स का पीरियड है, 8/12, है ना। और जब हम पे करने जाएंगे इतना इंटरेस्ट, तो हमें क्या करना होगा, हमें डॉलर चाहिए। डॉलर के लिए हमने उस दिन गया होगा तो उस दिन का रेट हमें क्या मिला होगा, डॉलर आपका $1.82 के रेट से मिला होगा, तो इंटू आपका 82 इतना हमने इंटरेस्ट पे किया होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे क्या जी, आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपका यहां पे आने के बजाय उसके पहले क्या हुआ, यहां पे लोन का पेमेंट हो गया। लोन पे कर दीजिए। लोन जब पे करोगे तो आपने क्या किया, लोन आपका डेबिट हो गया। लोन कितना बैलेंस शीट में था हमारे पास 16 लाख का था, उस लोन को हमने क्या किया, हटा दिया। लेकिन 16 का पेमेंट करने के लिए जब पेमेंट करने गए तो $20,000 हमें 82 के रेट से मिला बच्चे 1640 पे। लोन क्या है, इट्स ए मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स के सेटलमेंट के टाइम पे या फिर पे आपका बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग के टाइम पे जब भी आपका कन्वर्जन होगा और उस पर कुछ घाटा फायदा होगा तो कहां से डिस्क किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। उस 40,000 को चाहे डेबिट में है चाहे क्रेडिट में, हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, काम खत्म हो गया। यहां पे हमें बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं है, तुम सोचे ही क्यों। आपका क्लियर ना। मॉनेटरी आइटम्स में साल के बीच में एंट्री हो रहा है, एंड में हो रहा है घाटा फायदा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बात ही खत्म। आप चाहो तो 31 मार्च 24 को अगर आप एक एंट्री करना चाहें तो आप एक एंट्री और कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्योंकि पूरे साल की एंट्री पूछ रहा है। तो एक एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको दिखा देना, है ना। जब वो कह देना कि फॉर ईयर यहां तक का, तो हमने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया होगा और इतना ही ट्रांसफर किया होगा, उसको हम एंट्री दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक्सचेंज डिफरेंसेज अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे आते हैं। बहुत ध्यान से मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान सुनना। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, अब मैं सबको एक साथ लेके चल रहा हूं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स में कोई डिफरेंस आ जाए, सर कब आएगा? जनरली तब आता है बच्चे जब नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हमने पहले रिकॉर्ड किया था ट्रांजैक्शन रेट पे, और सब्सिक्वेंट जो मेजरमेंट किया था रिवोल्यूशन मॉडल के अंदर में आके आपका वो क्लोजिंग रेट से, है ना। नॉन मॉनेटरी में कुछ को फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, जिनको फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे वो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग पे कन्वर्ट कर देंगे। तो कहते हैं कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स का, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, स्टार्टिंग में अगर आपने उसको कॉस्ट पे दिखाया था ट्रांजेक्शन डेट के रेट पे, और एंड में आप क्लोजिंग रेट पर दिखा रहे हो बिकॉज ऑफ चेंज इन आपका मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, इंपेयरमेंट, जो बातें हमने की थी, एनआरबी सब, तो कहते हैं कि इंडेक्स 21 ने कहा है कि आपने जब एसेट्स को रिवैल्यू किया क्लोजिंग डेट पे, रिवैल्यू करते समय उस पे हुए घाटे फायदे को आप कहां ट्रांसफर करते हो। तो हम इसके लिए सोचने में आ गए कि भैया जब हम रिवैल्यू करते हो तो घाटा फायदा कहां जाता है। तो हम आगे पहले जैसे इंडेक्स 16 आपका, इंडेक्स 16 कहता है भैया आपको याद होगा रिवोल्यूशन मॉडल पे आते हैं, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया फायदा हुआ तो कहते हैं कि रिवोल्यूशन सरप्लस दिखा दो और उसको ओसीआई में ट्रांसफर कर देना, घाटा हुआ तो उसको प्रॉफिट लॉस में दिखा देना। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में घाटा फायदा पढ़ा है ना आपने, रिवाइज भी आपने किया है ना। तो ये इनका कहना है कि भैया नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आता है ऑन द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो आपको ये देखना है कि उस नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रिवैल्यू करते समय
आपने उसके घाटे फायदे को कहां ट्रांसफर किया था? अगर उसके घाटे फायदे को ऑन रिवैल्यूएशन अगर आपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया था, तो एक्सचेंज डिफरेंस का जो घाटा फायदा होगा उसको भी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देना। लेकिन अगर आप वो जो आपका नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, रिपोर्टिंग डेट पे रिवैल्यू करते समय अगर घाटे फायदे को आपने ओसीआई में ट्रांसफर किया था, तो आप उसको क्या करना, एक्सचेंज डिफरेंस का जो घाटा फायदा होगा वो भी आपका ओसीआई में ही चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को भी मैंने आपको समझाने के लिए ये जो बातें मैंने बताई आप इसको पढ़ लेंगे। एग्जैक्टली वही चीज बता रहे हैं। अगर आपने घाटा फायदा नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे अगर ओसीआई में रिकॉग्नाइज किया था, एक्सचेंज डिफरेंस से घाटा फायदा होगा वो भी ओसीआई में ही जाएगा। अगर आपने गेन लॉस नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे प्रॉफिट लॉस में दिखाया था, तो उसका जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा, है ना। और इस बार जो क्वेश्चन जून 2024 में जो आया था, अगर आप देखोगे तो इसी बात को भी उन्होंने थोड़ा बहुत कंसिडर किया था, देखेंगे कि बच्चा जानता है कि नहीं जानता है ना। हमने क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट आइए मैं फिफ्थ क्वेश्चन से पहले आपको बताऊं इसका मतलब क्या निकल के आता है। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, सीओसी लिमिटेड फंक्शनल करेंसी कहता है कि रुपी है ना, रुपी। इट हैज ए बिल्डिंग लोकेटेड इन यूएस एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ $50,000 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 80। बैलेंस शीट डेट पे कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू फॉलो रिवॉल्यूशन मॉडल। रुक जाओ, सुनो मेरी बात। अगर आपका बिल्डिंग यानी कि पीपी है जिसकी अकाउंटिंग A16 के मुताबिक होता है, A16 के मुताबिक इनिशियली आपने बिल्डिंग को कौन से प्राइस पे दिखाया होगा, कॉस्ट पे। रिपोर्टिंग डेट पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो रिवॉल्यूशन मॉडल को फॉलो कर लो। रिवॉल्यूशन मॉडल को अगर फॉलो करते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू अगर बढ़ती है, यानी कि रिवॉल्यूशन आपका फायदा होता है, तो हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रिवॉल्यूशन सरप्लस में। और रिवॉल्यूशन सरप्लस को कहां दिखाते हैं, ओसीआई में। प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाते बदमाश, आपने पढ़ा हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, कहता है कि सीओसी ने आपका 50,000 का एक यूएस में बिल्डिंग एक्वायर किया, उसने रेट था इतना। बैलेंस शीट डेट पे कंपनी ने आगे रिवॉल्यूशन पे फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन डेप्रिसिएशन को फिलहाल इग्नोर कर दो। कहता है कि एट द बैलेंस शीट डेट फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कहता है कि आपका $52,000 है ना। जो बिल्डिंग आपका $50,000 में आपने परचेज किया था, उसके फेयर वैल्यू कितना है, $52,000। ठीक है। एक्सचेंज रेट कहता है कि साल के एंड में कितना हो गया, 84 आपका। बोलता है बताओ बिल्डिंग बुक में कितने पे रिकॉर्ड की जाएगी, 31/24 को। तो मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखाया। इन्होंने एंट्रीज तो नहीं पूछा है, बट मैंने एंट्रीज भी दे दिया, कहीं एग्जाम में पूछ दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आप ये देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब परचेज किया था तो कितने का परचेज किया था बिल्डिंग, $50,000। रेट कितना था, 80। हमने परचेज पे बिल्डिंग टू बैंक कर दिया, आपका 40,000 हमने पे कर दिया ना, तो 40 लाख में हमने पेमेंट कर दिया। हम आगे बैलेंस शीट डेट पे, रिवॉल्यूशन मॉडल है, पहले बिल्डिंग को रिवैल्यू करो, सिर्फ बिल्डिंग को रिवैल्यू करो। तो बिल्डिंग हमने $50,000 का जो परचेज किया था यूएस में, यानी कि जहां पे बिल्डिंग है वो अब आज कितने में बिकेगा, 52,000 पे। तो हमने क्या किया, 52,000 पे पहले बिल्डिंग को रिवैल्यू करेंगे। और इसके लिए हमने क्या किया, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई ना बच्चे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। कितना जी, आपका $2,000 से, डॉलर में अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया है तो उसका रिवॉल्यूशन भी डॉलर में ही होगा। तो 2,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, और जब परचेज किया था रेट कितना था, 80, तो उसको हमने 80 से क्या किया जी, 160 दिखाया रिवॉल्यूशन सरप्लस। अब ये जो 160 आपका रिवॉल्यूशन सरप्लस, वो कहां जाता है, ओसीआई के अंदर में, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट डेट पे हमने क्या किया, रिवैल्यू कर लिया। अब रिवैल्यू करने के बाद जो एक्सचेंज डिफरेंसेज आ रहा है, हम उसको भी देखना है। एक्सचेंज डिफरेंस के लिए जरा बताओ कि ये आपका बिल्डिंग मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी को यहाँ पे क्या हम कॉस्ट पे दिखा रहे हैं कि या रिवॉल्यूशन पे दिखा रहे हैं, रिवॉल्यूशन पे दिखा रहे हैं। तो किस रेट पे कन्वर्जन होगा, क्लोजिंग रेट से कन्वर्जन होगा। जब भी रिवॉल्यूशन आएगा तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्जन होगा। और जब क्लोजिंग रेट पे कन्वर्जन होगा बच्चे, तो आप क्या करेंगे जी, एक तो पहले क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्लोजिंग रेट पे जब कन्वर्जन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आज अब हमारा इस एंट्री को पास करने के बाद बिल्डिंग कितने डॉलर का हो चुका है, 52। तो $52,000 इंटू अब एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो गया, ₹4 बढ़ गया है। तो 52,000 इंटू ₹4 हमने क्या किया, ये आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस हुआ है, इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे बिल्डिंग को और बढ़ाएंगे, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी। और अगेन ये फायदा भी कहां जाएगा, आपका ओसीआई में। जहां पे ये जाएगा ना, रिवॉल्यूशन पे जो घाटा फायदा होगा जहां पे जाएगा, यहां पे भी जो घाटा फायदा होगा बच्चे, हम वहीं पे आपका लेके जाएंगे। तो आपका रिवॉल्यूशन सरप्लस में, यानी कि एक तरीके से बिल्डिंग जो आज रिवैल्यू ही, वो रिवैल्यू करने में दो बातें रही। एक तो ये 52 हो गया,
और 80 आपका 84 हो गया। तो आपका 52,000 इंटू 84 आज टोटल बिल्डिंग की वैल्यू होगी। आप देख सकते हैं 40 लाख में ये 160 और 208 ऐड करोगे तो उतना ही निकल के आएगा। बट आपको दिखाना होगा एग्जामिनर को कि रिवोल्यूशन पे फायदा आपका ये हुआ जो ओसीआई में गया। अगर रिवोल्यूशन पे फायदा ओसीआई में जाएगा तो जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, ओसीआई में जाएगा। तो एक्सचेंज डिफरेंस जो होगा बच्चे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाओगे घटाओगे, क्योंकि बिल्डिंग के कॉस्ट में प्लस माइनस होता है और वो फायदा आपका अगेन ओसीआई में दिखाया, प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाएंगे। क्लियर यहां तक आपका? ये सर, तो वो बातें मैंने आपको यहां बता दी जो यहां पे दिया था उसी को मैंने समझा दिया। अब आइए थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन लेकर आता हूं। 6 क्वेश्चन अगर एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना और एंट्री के साथ तो 6 क्वेश्चन आपका बन सकता है, एग्जाम में बन सकता है। ध्यान सुनिए, पहले नीचे वाले पार्ट को नहीं, पहले वहां पे पढ़ेंगे मेरे साथ 6 क्वेश्चन को। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल स्लाइटली चेंज किया है और उस स्लाइटली चेंज में 30 जनवरी 2023 को आपने मशीन परचेज किया 5,000 का फ्रॉम यूएसए सप्लायर ऑन क्रेडिट। वहां पे कैश में परचेज किया था, यहां पे हमने क्या किया जी, क्रेडिट पे परचेज किया। तो कोई फर्क थोड़ी होगा बच्चे। अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया तो ध्यान रखना इन एंट्रीज में तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो सेम रहेंगे। बिल्डिंग को उसी तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे, हाँ टू बैंक ना होगा, टू क्रेडिटर या टू वेंडर हो जाएगा। बिल्डिंग को रिवैल्यू करने के लिए देखना मॉडल बोल रहा है करने के लिए तो हम बिल्डिंग को रिवैल्यू करेंगे। जब भी बिल्डिंग रिवैल्यू किया जाएगा तो आपका कितना डॉलर का था और आज कितना डॉलर उसकी वैल्यू हो गया फॉरेन करेंसी में, और आपका जिस रेट पे परचेज किया था उसी रेट से, है ना। क्योंकि हम डॉलर का वैल्यू, जब नंबर ऑफ डॉलर्स उस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए कम ज्यादा लगेंगे तो हम कहते हैं कि हम उसको रिवैल्यू कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, और फिर घाटा फायदा आपका ओसीआई में। ठीक है, ये तो एंट्री होगा। क्रेडिटर्स भी अगर आपने परचेज किया क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे जी, है ना। और क्रेडिटर्स हमारा क्या, जब अगर हमारे बैलेंस शीट डेट पे हैं तो हम उनको क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे। क्रेडिटर्स हमारे मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, उनको कन्वर्ट करने पे जो घाटा फायदा होगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। वेरी सिंपल, है ना। तो आइए ना अब एक बार दिमाग से, मशीन परचेज किया $5,000 का ऑन क्रेडिट बेसिस, ए लिमिटेड फंक्शन करेंसी रुपीज है। एक्सचेंज रेट कहता है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपका 60 रुपीज का था। फेयर वैल्यू कहता है मशीन का आपने 5500 आपका हो चुका है। एक्सचेंज रेट कहता है कि 31 मार्च को 65 हो चुका है। पेमेंट फॉर ओवरसीज सप्लायर डन ऑन 31 मार्च 24, क्रेडिटर्स को यहां पेमेंट किया गया, उस दिन पे एक्सचेंज रेट आपका 67 था। फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी कहता है रिमेन अनचेंज फॉर दियर, आपका ये प्रिपेयर जनरल एंट्री फॉर दियर 31 मार्च 23 एंड 24, 2 साल की एंट्री पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 21। ठीक है, टैक्स रेट, जब भी एग्जाम में टैक्स रेट आपको दे दे तो मेरे बच्चे ध्यान रखना कि आपको यहां पे डेफर्ड टैक्स एसेट्स लायबिलिटी निकालने की बात उठ सकती है, क्योंकि उसके सिवाय टैक्स रेट का कोई दूसरा मतलब ही नहीं बनता। तो जब टैक्स रेट देगा, आपने पढ़ा हुआ है ना डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी निकालना, हम उसके बारे में भी देख लेंगे। टैक्स रेट आपका 30%। ए लिमिटेड फॉलोज रिवोल्यूशन मॉडल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट मशीनरी, उसने बता दिया रिवोल्यूशन। बिल्कुल दिमाग कूल कीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे, मैंने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे पहले लिख दिया। 30 जनवरी 2023 को आपने मशीन परचेज किया $5,000 में क्रेडिट पे, उस दिन आपका रेट था 60। साल का एंड हुआ पहला 31 मार्च 23, यहाँ पे फेयर वैल्यू मशीन का 55 हो गया है और जो $60 का डॉलर था वो 65 का हो चुका है। दूसरा साल एंड हो रहा 31 मार्च 24 को, उसी दिन पे आपने क्या किया जी, सप्लायर्स को पे कर दिया और उस दिन रेट हमारा कितना था 67। रिवोल्यूशन मॉडल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। रिवोल्यूशन मॉडल आपने जब अप्लाई किया वही वैल्यू आपका यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आइए ये देखिए आप यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा लेकर, अब हमने पहले यहाँ पे मशीन परचेज किया तो मशीनरी को डेबिट किया टू क्रेडिटर्स मशीनरी, वेंडर मशीनरी, सप्लायर मशीनरी, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,000 इंटू 60 से हमने क्या किया, 3 लाख में मशीन परचेज की एंट्री कर दी ऑन 30 जनवरी आपका। फिर समय आगे चला और आगे हम 31 मार्च को। यहाँ पे मेरे बच्चे हमें 2 काम करने हैं। पहला, एक तो मशीन को रिवैल्यू करेंगे। जब मशीन रिवैल्यू करेंगे तो 5,055 $500 से वैल्यू बढ़ी है, 500 इंटू 60, ये जो आपका वैल्यू बढ़ा है उसको हम कहां करेंगे जी, रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट एंड ओसीआई में जाएगा, ओसीआई में जाएगा। क्लियर आपका? ये सर, ओसीआई में जाएगा। क्लियर आपका? ये सर। और दूसरा फिर क्या करेंगे, अगर ये ओसीआई में गया तो ये जो एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है इसका भी घाटा फायदा कहां जाएगा, ओसीआई में ही जाएगा। तो हमने क्या किया, वही काम किया। ये देखिए आपका कि आपका 31 मार्च 23 को एक तो हमने क्या किया जी, एक तो हमने क्या, पहले इस एंट्री को बाद में देखना। यहां देखिए मशीन टू रिवोल्यूशन
है ना, मशीन की वैल्यू आपने क्या क्या बढ़ाया, 500 से वैल्यू बढ़ा इंटू 60 आपका ये, और फिर आपका एक्सचेंज रेट बढ़ाया जी कितना, 60 बिकम 65, तो 5 रुपए, 5 रुपीज ऑन $5,500, तो 5 इंटू 55 हमने क्या किया, 5 इंटू 55 हमने, ये ओसीआई में था तो इसको भी हमने क्या किया, ओसीआई में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर ना, यस सर। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखिए क्रेडिटर्स जो हमारे पास 3 लाख के थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे उनका पेमेंट नहीं किया गया है, यानी कि हमारे बैलेंस शीट में थे, उनका हमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना पड़ेगा मॉनेटरी आइटम से। अब उनको हमें 65 पे दिखाना होगा पेबल अमाउंट आपका। जब 65 पे दिखाएंगे तो मॉनेटरी आइटम्स में जो भी घाटा फायदा होता है दे ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आप देखो ना, $5,000 ही पे करना है ना क्रेडिटर्स को। 5,000 इंटू 5 कितना हो गया, 5,000 इंटू 5 25,000। आपने क्या किया, क्रेडिटर्स को पे करना है तो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को आपने बढ़ा दिया 25 से, और इसका घाटा फायदा कहां चला गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। खामखा इसके लिए हम लोगों ने 6-7 घंटे की क्लास, रेगुलर क्लास हमने इस पर लगाई थी, कुछ भी नहीं इसके अंदर में, है ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये सारी एंट्री खत्म हो गई और कुछ बचा नहीं, है ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स का रेट दिया है ना बच्चे आपका, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार डेफर टैक्स चेक कर लेना होगा। डेफर टैक्स किस पे चेक किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा आपका किस पे जी, 2 चीजें देखने के लिए, एक हमारा मशीन, एक हमारा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स तो कभी भी प्रॉफिट लॉस में नहीं जानते। क्रेडिटर्स की जो वैल्यू आपने यहां से चेंज करके यहां पे की है, उस पे डेफर टैक्स कभी नहीं निकाला जाएगा क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस है। हाँ, जो मशीन मेरे बच्चे जितने का हमने परचेज किया था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे अलग दिखा रहे हैं, तो बुक में अलग है और अकाउंट टैक्स अलग है। टैक्स क्या बोलता है भैया, हम कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप किस पे चार्ज करोगे, रिवोल्यूशन मॉडल में जो वैल्यू रिवैल्यू हो गया उसमें देयर इज ए टेम्पोररी डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन पे विल टेक आपका डेफर टैक्स, और उसके लिए मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग यहाँ पे आपका डेफर टैक्स एसेट्स लायबिलिटी निकाले 31 मार्च 24 को। कैसे सीखा हमने, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन आज कितना है, 3,57,500। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप देख सकते हैं मशीन को की वैल्यू मेरे बच्चे जो स्टार्टिंग में था 3 लाख, फिर मशीन में हमने 30 ऐड किया, फिर मशीन में हमने 27,500 ऐड किया, तो टोटल मशीन की वैल्यू आज हमारे बुक में इतने की होगी। लेकिन टैक्स बेस के लिए हमारा मशीन कितने का होगा, कॉस्ट यानी कि 3 लाख, वो रेवोल्यूशन को नहीं मानते। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 57,500, 30% का टैक्स रेट है तो 17,250, और क्योंकि कैरिंग अमाउंट आपका ज्यादा है टैक्स बेस से, तो कैरिंग अमाउंट जब भी ज्यादा होता है वी क्रिएट डेफर टैक्स लायबिलिटी आपका। क्लियर ना, तो 17,250 का आपने क्या किया, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया। याद कीजिए, अगर डेफर टैक्स एसेट्स लायबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं उन आइटम्स पे जो कि ओसीआई में है, रिवोल्यूशन सरप्लस को चलते हैं, तो क्या होगा, वो आपका ओसीआई में ही चला जाएगा, आपका ओसीआई में ही, रिवोल्यूशन सरप्लस में ही हम क्या करेंगे, ओसीआई के अंदर में वहां पे डेफर टैक्स दिखाएंगे इतना अमाउंट आपका। क्लियर ना, बोलो हाँ, ये सर। फिर आ जाइए आपका, अब हम आ गए 31 मार्च 24 को। ये वो दिन है बच्चे जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए मशीन को दोबारा रिवैल्यू नहीं किया गया है, तो मशीन को रिवैल्यू करने कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, जो आपका यहाँ पे क्रेडिटर्स है हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो जब क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे जी, ये देखिए आपका क्रेडिटर्स को आज हमने क्या किया, जो हमारे बुक में थे वो 65 क्रेडिट से हटा दिया, पेमेंट करने गए तो रेट हो चुका 67, उसके हिसाब से पे किया, मॉनेटरी आइटम से जो भी घाटा फायदा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। और क्योंकि मेरे बच्चे आज यहाँ पे आप फॉलो कर रहे हैं मशीन पे क्या, रिवोल्यूशन मॉडल, तो रिवोल्यूशन मॉडल में क्या देख रहे हैं कि आपका जो मशीन है उस मशीन के ऊपर में फेयर वैल्यू चेंज तो नहीं हुआ, बट ये रेट आपका चेंज हुआ है, एक्सचेंज रेट, तो मशीन को हमें फिर से रिवैल्यू करना होगा, 2 रुपए पर आपका मशीन के वैल्यू को बढ़ाना होगा टू रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट। और ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, हम A16 में आ गए, सॉरी इंडेक्स 16 में। फर्स्ट टाइम अगर आपका रिवोल्यूशन सरप्लस हुआ है, सेकेंड टाइम भी अगर रिवोल्यूशन सरप्लस होता है, तो अगेन आपका क्या होगा, रिवोल्यूशन सरप्लस में ऐड हो जाता है, यही पढ़ा ना हमने। तो 2 रुपए से आपका जो वैल्यू बढ़ा उसको भी हमने क्या किया, मशीन की वैल्यू को बढ़ा के टू रिवोल्यूशन सरप्लस में हमने ट्रांसफर कर दिया, है ना, और ये ओसीआई में जाएगा, ओसीआई में काम पूरा आपका। ठीक है ना बच्चे, बोलो ना, ये सर। तो ये सारी बातें मैं समझाया जा रहा हूं। अगेन हमें क्या करना होगा, क्योंकि 31 मार्च 24 को भी अभी मशीन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, हमें डेफर टैक्स क्रिएट करना होगा। तो आज का डेफर टैक्स क्रिएट करने के लिए हम क्या किए, या फिर से वर्किंग के अंदर में आ गए। वर्किंग क्या जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन आज कितने का हो गया, तो 368,500 का,
हमने कोई डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया नहीं है, क्वेश्चन में होता तो उसको माइनस कर देते हैं, क्वेश्चन बोला था कि इग्नोर कर दो। तो मशीन में क्या क्या ऐड हुआ आपका, एक तो 11,000 ये ऐड हुआ, बस जो वैल्यू पहले से था वो कितना का था आपका 357,500 का था, 11,000 और ऐड किया तो हमारा मशीन कितने का हो गया, इतने का हो गया। टैक्स में वही 3 लाख चल रहा है, तो हमारा डिफरेंस कितने का आ गया, 68,500 का। 68,500 पे आपने क्या किया, 30% के हिसाब से 2550 का आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना। एट द एंड टोटल हमें इतना रखना है, लेकिन आपको पता है कि जब 2 साल का फिगर होगा तो इसमें से ओपनिंग को माइनस करते हैं, फिर करंट ईयर में कितना डेफर्ड टैक्स दिखाना होगा, 3300। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ा रहे, अगेन आपका रिवर्सल सरप्लस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका, है ना, वही आपका प्लस माइनस हो जाएगा और काम आपका पूरा हो गया। क्लियर ना। तो ये बातें मैंने आपको बता दी, आप जानते हैं यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे बच्चे ये एक क्वेश्चन जो कि आपका इंडेक्स 16, 21 एंड आपका 28 नहीं 103 या 28 पे था, देख लेता हूं। 28 इंडेक्स 28 एंड 103 ये 4 इंडेक्स को इकट्ठा करके एक बहुत सा सिंपल क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया था। ये क्वेश्चन आया था जून 2024 में, और ये क्वेश्चन था 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स का एक बार देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, खामोखा हम लोग परेशान होते हैं। 14 मार्क्स 5 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर बच्चा जानता है तो। सुनेंगे ध्यान से। कहता है कि 1 अप्रैल 2023 एम लिमिटेड ने एक्वायर किया 30% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड फॉर 8,000 करोड़। एम लिमिटेड ने 30% शेयर्स एक्वायर किया है, कितने में, 8,000 करोड़ में। 30% शेयर्स, तो ये क्या हुआ जी, 20 से 50%, यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपका हो गया। 28 के अंदर में अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, क्या फॉलो करते हैं इसमें, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आपको अभी याद रखना होगा, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। और इसने ये इतना सिंपल क्वेश्चन, उसने खुद कह दिया कि भैया एम लिमिटेड ने इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया ना इनमें, उसमें इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है, जो इंडेक्स 28 में प्रिस्क्राइब्ड आपका है। सब बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों बस इतना बोल देता तो मुझे समझ में आ गया रहता कि इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग चलता है। बट एनीवे, ऑन 31 मार्च 24, यानी कि इससे 1 साल गुजरने के बाद, एम लिमिटेड अकाउंट फॉर शेयर्स ऑफ नेट एसेट्स चेंज इन नेट एसेट्स एन लिमिटेड एज पर इक्विटी मेथड एज पर अकाउंटिंग। याद है इक्विटी मेथड क्या था, हमने क्या करना है जी, जितने में इन्वेस्टमेंट किया हम उसको इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और आपका जितना पीरियड गुजरता है उस पीरियड में हम जिस कंपनी में हमने शेयर एक्वायर किया है वो कुछ प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ऐड होता है, और हम अपने प्रॉफिट लॉस में क्या करते हैं, हम प्रॉफिट लॉस में ऐड कर देते हैं। अगर मान लो कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमें एक्वायर करने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ ओसीआई के इनकम को बढ़ाया है, ओसीआई को बढ़ाया है, कुछ इनकम ओसीआई में दिखाया है, तो जितना वो ओसीआई में अपना इनकम बढ़ाते हैं उसका जो हमारा शेयर है हम अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ऐड करते हैं और अपने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ओसीआई दिखाते हैं। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एक बार माइंड मेकअप कर रहे हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए कितना आसानी सॉल्व कर जाएंगे। मजे की बात है कि सब कुछ बता रहा है कि 31 मार्च 24 को आपका एम लिमिटेड अकाउंट फॉर इट्स शेयर ऑफ नेट एसेट्स चेंजेज इन एज पर इक्विटी मेथड, कुछ इस तरीके का है। मतलब ये जो आपका बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं आपका ऑफ किसका जी, एम लिमिटेड, है ना, जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है 30% का। उन्होंने यहाँ पे 30% जो एक्वायर किया था वो कितने में एक्वायर किया था, 8,000 करोड़ पे। ये किया था बच्चे 1 अप्रैल 23 को। जो 31 मार्च 24 यानी कि 1 साल गुजरने के बाद जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था एन लिमिटेड, उस कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया। उस प्रॉफिट में देखो हमारा शेयर कितना बना, 700। तो हम क्या करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट में 700 को ऐड कर देते हैं और अपने प्रॉफिट लॉस में बैलेंस शीट में यहाँ पे 700 को ऐड कर देते हैं। फिर शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इन ओसीआई, क्योंकि ये एक्सचेंज डिफरेंस का था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर करा दिया। हमें अगर मान लो कि जो हमारा जिस कंपनी में एन लिमिटेड जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है उनके पास कोई एक्सचेंज डिफरेंस उनको फायदा हुआ था, उस फायदे में हमारा शेयर कितना था जी, 100। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी सब प्रॉफिट ही है ना हम इन्वेस्टमेंट में ऐड करते चले जाते हैं और अपने ओसीआई में हमने क्या किया होगा जी, इस 100 को यहाँ पे ऐड कर दिया होगा। उनका प्रॉफिट में ऐड होगा तो जितना उन्होंने प्रॉफिट में ऐड किया उसमें से जो हमारा हिस्सा है हम अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। उन्होंने कुछ ओसीआई में प्रॉफिट दिखाया तो हम अपने ओसीआई में ऐड कर देते हैं। और कहता है कि शेयर ऑफ रिवोल्यूशन सरप्लस ऑफ पीपी, इस बार उन्होंने पीपी को रिवैल्यू किया है।
किसने? एन लिमिटेड ने। और रिवैल्यू करने पे 50 का रिवोल्यूशन सरप्लस आया है, तो हम क्या करेंगे? जो फायदा ना उसमें से हमारा शेयर है, ये हमारा शेयर बता रहा है, तो हमने क्या किया होगा, मतलब ये 30% के बराबर हमने इस 50 को यहाँ पे ऐड कर दिया होगा, एंड ओसीए में हमने क्या किया होगा? इस 50 को ऐड कर दिया होगा। ऐसा अकाउंटिंग पहले से करके रखा हुआ, क्वेश्चन ऑलरेडी बता रहा है। यहां तक मेरे बच्चे क्वेश्चन कुछ है नहीं, वो सब समझा रहा कि क्या आप अभी तक कर चुके हैं। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। थोड़ा क्लीन कर दूं मैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे यहाँ समझने में, ठीक है ना? ये थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ठीक है। अब आगे पढ़िए। ऐसा हमें बैलेंस शीट दिख रहा था, कहता कि द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट इज देयरफॉर 8850। अरे माय गॉड, ये तो सब कुछ बदमाश बता रहा है। वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट का जो कैरिंग अमाउंट है, इन सबको ऐड करोगे तो 8850 है। ये कह रहा है कि 8850 का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका। वो दिखा भी रहा है, ये मैंने नहीं किया बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा है कि इन सबको ऐड करके इतने पे आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। 1 अप्रैल 24 यानी कि 31 मार्च 24 को ये बैलेंस शीट बनाने के बाद एम लिमिटेड ने अपने बैलेंस शीट में ये सब कर लिया होगा अपने सीएफएस में। उसके बाद कह रहा है कि अगले ही दिन एम लिमिटेड ने क्या किया? 70% और भी शेयर एक्वायर कर लिया एन लिमिटेड में। जो 30% शेयर था उसमें 70 ऐड किया, अब 100% आपका शेयर होल्डिंग हो गया। याद कीजिए, जब इंडेक्स 103 मैंने पढ़ाया था मेरे बच्चे, 103, और हमने कहा था स्टेज आपका क्या बोलते हैं, स्टेज इक्विजिशन। स्टेज इक्वेशन में मतलब कि पहले कुछ एक्वायर किया, फिर कुछ और एक्वायर किया, तो पहले से हमारा 30% था, इट वाज नॉट ए कंट्रोल। जब हमने 1 अप्रैल को यहाँ पे 70% और एक्वायर कर लिया, तो जो एन लिमिटेड है ना बच्चे, एन लिमिटेड, वो हमारा क्या बन गया? अब आपका वो बन गया अब आपका सब्सिडरी कंपनी। जब वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगा तो इंडेक्स 103 की अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। और इंडेक्स 103 की अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा जी? जो हम इंडेक्स 28 के मुताबिक ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन सबको हमें हटाना पड़ेगा, और इन सबको हटा के हमें क्या करना होगा? 103 की अकाउंटिंग लाना होगा। 103 के अंदर में याद कीजिए कि हमारी सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स आ जाएंगे फेयर वैल्यू पे, लायबिलिटी आ जाएंगे फेयर वैल्यू पे, है ना? उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट पहले से हमारे पास, उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, और फिर घाटा फायदा गुडविल में कंसेशन दिखाते हुए एग्जैक्टली वही काम करना है। मैं हैरान हूं, ऐसा क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, वो भी 14 मार्क्स में। फिर भी आप कहते हो कि पेपर बड़ा टफ आया था। एम लिमिटेड ने फर्दर एक्वायर किया 30% आपका कितने पे? 25,000 करोड़ का पेमेंट करके। फॉलोइंग एडिशनल आपके इंफॉर्मेशन बता रहा है क्या जी? कि फेयर वैल्यू ऑफ 30% इंटरेस्ट इन एम लिमिटेड। ये जो 8850 का जो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चे, इसकी आज जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन, वो कहता है कि 9,000 का हो गया। याद कीजिए, आपको 103 पढ़ाते समय मैंने बताया था, 28 पढ़ाते समय मैंने बताया था कि अगर हम इस इंटरेस्ट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो फिर अब क्या कि ये जो इन्वेस्टमेंट है बच्चे, जब ये डी रिकॉग्नाइज होगा, डिस्पोज ऑफ होगा, तो जो भी घाटा फायदा होता है वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। घाटा फायदा या तो ओसीआई में जाता है या प्रॉफिट लॉस में। ओसीआई में कब तक रहेगा? जब तक कि वो अभी तक एक्चुअल नहीं हुआ है। जब वो कुछ बिक गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। एनीवे 8850 का हट जाएगा, 9,000 को उसको रिवैल्यू करेंगे। पहले तो रिवैल्यू करने पे घाटा फायदा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जो आइडेंटिफिएबल एसेट्स नेट यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी हम जो इनका आज देख रहे हैं, वो कितने का? 30,000 करोड़ का। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? बोलता है भैया एक तो बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। अरे डेट ऑफ एक्विजिशन क्या बोलते हैं? जिस दिन पे हमने कंट्रोल एक्वायर किया, और कंट्रोल हमारे पास कब आया है? यहाँ पे कंट्रोल हमारे पास आया है, ये देखिए आपका 1 अप्रैल 24 को। कंट्रोल एक्वायर कब मानते हैं? जिस दिन हमने कंसिडरेशन पास ऑन कर दिया, या डिसाइड किया, लगभग कंफर्म है कि पास करेंगे, और उनके एसेट्स लायबिलिटी पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। वो कहता है कि भैया आप जस्टिफाई कीजिए बहुत अच्छे से। आपका कंट्रोल के ऊपर में हमने क्वेश्चन आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, वो आंसर आपका यहाँ दिखा दिया कि भैया 1 अप्रैल होगा, और क्या लिखना है वो आप देख लेंगे यहाँ पे। फिर कहता है कि डिटरमाइन द गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इन एन लिमिटेड। जो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट था, उसका बुक में कितना कैरिंग अमाउंट था? 8850। उसकी फेयर वैल्यू कितना हो गया? 9,000। तो गेन कितने का हो गया? 150 करोड़ का, है ना? वो कहता है कि सेकंड पॉइंट था आपका, जरा बताइए कितना आपका? तो हमने कहा कि ठीक है जी। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आपका, ये आप देखेंगे पढ़ेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज है मेरे बच्चे, कहीं कुछ नहीं। गेन कितने का हो गया? 150 का, 150 का। फिर उसने कहा है कि सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज पर इंडेक्स 103। तो 103 क्या बोलता है? वो कहता है कि भैया आप एक तो क्या कीजिए कि जो हमारे पास 30% जो आपका इन्वेस्टमेंट था, जिसकी वैल्यू ऑफ 9,000 हो गई आफ्टर रिवोल्यूशन, उसको आप डी रिकॉग्नाइज कीजिए।
उसको हटाइए। और पता है क्या है, हम क्या करेंगे जी, एक तो ये जो इसमें हमने 150 और ऐड कर दिया रिवैल्यू करके, ये कितने का हो गया, 9000 का। ये 9000 की वैल्यू दिख रहा है। जब हमें 103 के मुताबिक अकाउंटिंग करना होता है मेरे बच्चे, तो एक तो हम क्या करेंगे, इसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को हटाएंगे। आप बस रिकॉल कीजिए 103 में सब आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद ये देखो ओसीआई में जो अमाउंट है ना, ओसीआई में अमाउंट, इस ओसीआई में अमाउंट आपको दो दिख रहा है, एक 100 जो कि एक्सचेंज डिफरेंस के चलते हैं, और एक 50 जो कि रिवोल्यूशन रिजर्व के चलते आपका है ना। ये चीज दिख रहा है। अब सुनो, स्माइल पास करते हुए, हमें प्रॉफिट लॉस को तो डिरिकॉग्नाइज नहीं करना होता है, बट ओसीआई को हटाना होता है। अब ओसीआई पे आइए, ये देखिए, मुझे बताओ कि जब मैं, हमारा 30% जो इंटरेस्ट था इन एस लिमिटेड, जब हम उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि वो एंटिटी बिक गई, और बिकने के बाद मेरे बच्चे, ये जो आपका इंडेक्स 16 ने कहा है कि ये जो 50 का जो रिवर्सन सरप्लस में रिजर्व में अमाउंट है ना, ये रिवर्सन रिजर्व कभी भी आपका प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता। जिस एसेट्स पे रिवोल्यूशन रिजर्व आपने क्रिएट किया हुआ है, जब वो रिजर्व आपका एसेट्स बिक जाता है, जब वो एसेट्स बिक जाता है, तो उस केस में ये जो आपका फायदा है, ये कभी भी आपका प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता। वो आप क्या करेंगे, रिवोल्यूशन सरप्लस को डायरेक्टली कहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में, या रिटेन्ड अर्निंग, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये कभी भी आपका जो आपका अमाउंट है रिवोल्यूशन रिजर्व का बच्चे प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता। ये वो ओसीआई है जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते प्रॉफिट लॉस में। ये कहां चले जाते हैं, या तो डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में, या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। आप देख लेना, इंडेक्स 16 में आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, जो एक्सचेंज डिफरेंस आपका है, एक्सचेंज डिफरेंस आपका, एक्सचेंज डिफरेंस, ये एक्सचेंज डिफरेंस जो होगा, वो हम क्या करते हैं, जैसे ही आपका ये सेल हो गया बच्चे, बिक गया, तो वो प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। ये जैसे ही आपका सेल हो गया, तो ओसीआई में जो एक्सचेंज डिफरेंस का फायदा है, वो क्या हो गया, अब बिक गया ना, वो बिक गया आपका। तो बिकने के बाद एक तरीके से जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स थे ना, सॉरी, ये जो इन्वेस्टमेंट था, ये इन्वेस्टमेंट सेल हो गया। इन्वेस्टमेंट अगर आपका सेल हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम आपका प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट जब आपका सेल हो गया, तो कहां चला जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस में। अगर हमने एक्सचेंज डिफरेंस को ओसीआई में रखा हुआ है, तो हमने वही काम किया। अब ये देखिए आपका, ये देखिए, आपको एंट्री में पहले दिखा दूं। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर पूरे को इकट्ठा एक एंट्री करके दिखाया, हमने पार्ट पार्ट में कर दिया। पहले इन्वेस्टमेंट को हमने रिवैल्यू किया 150 पे, फायदा कहां चला गया, 150 पे। अब हमने क्या किया, 103 के अकाउंटिंग शुरू किया, 30,000 करोड़ के आइडेंटिफाइबल एसेट्स को लिया। उसके बाद हमने क्या किया जी, आपका यहाँ पे कैश पेमेंट किया 25 का, इन्वेस्टमेंट 9000 का अब हटा देंगे, क्योंकि हम कंट्रोल अब लेके आ रहे हैं, हटा रहे हैं आपका। ये जो आपका पीपी रिवोल्यूशन रिजर्व में जो अमाउंट था 50, वो 50 कहां चला गया आपका, वो चला गया रिटेन्ड अर्निंग में। रिटेन्ड अर्निंग या फिर जनरल रिजर्व कहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपका। और जो आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व था बच्चे, ये आपका क्या हो गया, ये कन्वर्टेबल होते हैं। आज हमने ओसीआई में ट्रांसफर किया है, जब ये आपका सेल हो जाता है, तो हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको फायदा है, ये फायदा हो गया। अब आपको ये फायदा हो गया, तो क्या हो गया, अगर फायदा हो गया, तो हम उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या, जब आपने डिफरेंसेज देखा, तो डिफरेंसेज आपका 4000 का आ गया, जो कि गुडविल का है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ गया। क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन एक, मतलब उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की, बट कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। आप इस बात को जानते हैं कि जब भी हम स्टेज एक्विजिशन करते हैं, स्टेज एक्विजिशन, तो हमारे पास क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है बच्चे, उसको डी रिकॉग्नाइज करते हैं रिवैल्यू करके, और फिर उसके बाद क्या होता है जी, हम एक्वायर करने की एंट्री करते हैं। जब भी डी रिकॉग्निशन किया जाएगा, तो हमेशा क्या करेंगे, हमारे पास एक तो आपका इन्वेस्टमेंट तो हटेगा ही हटेगा, यहाँ पे ओसीआई में जब कुछ अमाउंट होता है ना, तो हमें ध्यान देना होता है कि ओसीआई का अमाउंट, क्योंकि जब डी रिकॉग्नाइज हो गया, तो ओसीआई का अमाउंट या तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा हमारे, या फिर जो आइटम कभी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होंगे नहीं, वो जहां पे इंडेक्स ने, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ने बोला, वहां ट्रांसफर कर देंगे। तो इंडेक्स 16 कहता है रिवोल्यूशन सरप्लस में जो फायदा है, वो डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग या जनरल रिजर्व में जाएगा, वो कभी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, है ना। आप देख लीजिए, बाकी को हमने क्या किया, आपका ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एंट्री कंप्लीट हो गया, और ये आपके 16 मार्क्स को, सॉरी 14 मार्क्स आपको मिल चुके हैं आपके एग्जाम में। मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, यहाँ पे सिंपल दिया है, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। बताओ जरा इसमें क्या दिक्कत है आपका।
कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मेरे बच्चे ये चीज हमने खत्म किया। अब हम शुरू करेंगे आपका छोटा सा पार्ट, बहुत ही प्यारा, इंडेक्स 21 को खत्म करते हुए ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन, अगर आपको लगता है कि आप थक चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, तो आप ना 3 मिनट का ब्रेक लेकर आइए और इसका भी बहुत ही मस्त तरीके से रिवीजन करके आपके चेहरे पे स्माइल डालता हूं और इस बात को इंश्योर करता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया बदमाश, तो एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। बहुत मेहनत लगता है इन सब चीजों को बनाने के लिए, आपके लिए खासकर। आइए मिलते हैं 3 मिनट के ब्रेक के बाद। थैंक यू। फिर से करता हूं। आइए अब हम आते हैं ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन में मैं आपको बता दूं, जैसे कि सीओसी मेरे बच्चे कहां काम कर रहा है? इंडिया में। मान लो इनका कोई एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, और ये यूएसए में काम कर रही है। आप जानते हैं कि इंडिया में रहते हुए जब ये सीओसी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इंडेस 110 के मुताबिक इनको क्या करना होता है कि इस सब्सिडरी कंपनी के जो आपके आइटम्स है वो भी अपने साथ कंसोलिडेट करना होता है। उस केस में बच्चे इनका जो ट्रायल बैलेंस है, इनके ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम्स है उनको सीओसी को क्या करना होगा जी? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट जानना होगा और जानना होगा कि आखिर फाइनेंशियल पोजीशन का क्या सिचुएशन है। तो हमें हमारा इंडेक्स कहता है, इंडेक्स 21 कहता है कि फॉरेन ऑपरेशन को जब आप अपने पास कंसोलिडेट करने के लिए
या किसी भी पर्पस के लिए कोई ब्रांच ही काम कर रहा है, उसको अपने साथ दिखाने के लिए अगर आपको इंडियन करेंसी में उनके आइटम्स को इकट्ठा करना पड़ रहा है, तो मेनली हमें क्या देखना होता है जी, वो आइटम्स जो प्रॉफिट लॉस के हैं, वो आइटम्स जो बैलेंस शीट के हैं, और साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाना होता है कैश फ्लो। तो इन तीन जो हमें काम करना, हमें एसपीएल बनाना है, हमें बैलेंस शीट बनाना है, हमें कैश फ्लो बनाना है। तो उनके ट्रायल बैलेंस में, यानी कि साल के एंड में जितने भी आइटम्स, उनका जो पोजीशन है, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते समय आखिर क्या रेट हम लेंगे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जितने भी आपके एसेट्स लायबिलिटी है, वो सभी आएंगे रिपोर्टिंग डेट, यानी कि जिस दिन हम आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन के रेट पे। अब यहाँ पे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने भी उनके बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, जो लायबिलिटी है, वो सभी क्या होंगे जी, आपका रिपोर्टिंग डेट यानी कि आज डेट से कन्वर्ट किए जाएंगे। जितने भी एक्सपेंस रेवेन्यू के आइटम्स है, वो आपका ट्रांजैक्शन डेट पे, जब हमने रेंट पे किया था उस समय क्या रेट था, सैलरी पे किया था उस समय, मतलब जो ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट था, स्पॉट रेट, उसी रेट से क्या होगा, कन्वर्जन होगा। अगेन यहाँ पे बोला गया कि जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एक टाइप के ट्रांजेक्शन है, जैसे परचेज सेल, आप चाहो तो उनका एवरेज रेट ले सकते हो, जैसा बताया गया था। यहां कहते हैं कि जब आप इनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे और कोई एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, तो ध्यान रखना उस एक्सचेंज डिफरेंस को हमेशा उन्होंने कहा है कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में दिखाने के लिए, यानी कि आपका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे उसमें आप नहीं दिखा सकते, उसको ओसीआई में ही दिखाना, आपको ओसीआई में दिखाना है। एक्सचेंज डिफरेंस से जो आएगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए अब जरा बताओ, हमें जो आइटम्स चाहिए उसको क्या करेंगे जी, तो कहता है कि कैश फ्लो बनाने के लिए जितने भी आपके उस साल में कैश आए गए, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे फाइनेंसिंग में, चाहे आपका इन्वेस्टिंग में, जो भी कैश आया गया, जिस दिन कैश आया गया उस दिन का जो एग्जैक्ट आपका रेट होगा, उसी रेट को लेकर आपको कैश फ्लो बनाना है ना। फॉरेन ऑपरेशन को मतलब बाहर कोई, अगर मेरा कोई ब्रांच काम कर रहा है और उसके प्रॉफिट लॉस बनाना है, उसका बैलेंस शीट बनाना है, उसका कैश फ्लो बनाना है, तो पहले उसके आइटम्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। जितने भी आइटम्स है कन्वर्ट करने के लिए इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा। इससे जो डिफरेंस आएगा बच्चे, अगर आपका कन्वर्जन करते समय ट्रायल बैलेंस में, तो उस एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करेंगे, हम ओसीआई में ट्रांसफर करेंगे, ओसीआई में। इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैंने रिवीजन क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए रखा हुआ है। कहता है कि इन्फोटेक लिमिटेड हैज ए फंक्शनल करेंसी ऑफ यूएस डॉलर। इनका फंक्शनल करेंसी क्या है, यूएस डॉलर। नीड्स टू ट्रांसलेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू द फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ इन्फोटेक लिमिटेड। इन्फोटेक लिमिटेड का प्रेजेंटेशन करेंसी आपका एलएस है, और इसमें इन्होंने क्या करना है जी, अपने ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड एट द एंड प्रायर टू ट्रांसलेशन। आपको देखो ये दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। यूएस डॉलर में जितने सारे आइटम्स बचे उसको एलएस में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जरा बताओ कौन सा रेट जाएगा, क्लोजिंग रेट। यहाँ पे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एसेट्स लायबिलिटी है, क्लोजिंग आपका जाएगा। एक्सपेंस रेवेन्यू है, तो आपका क्या जाएगा, एक्सपेंस रेवेन्यू का आपका ट्रांजेक्शन रेट का रेट, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो आपका फॉरेन ट्रांसलेशन रिजर्व कहा जाएगा, जो कि ओसीआई में जाता है। तो ये देखिए आपका प्रॉपर्टी है, रिसीवेबल है, इशूड कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल उसका ऑलरेडी एलएस में वैल्यू बता रहा है, ऑलरेडी पहले से पता होगा, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग का ऑलरेडी वैल्यू बता रहा है, जो वैल्यू बताएगा उसको क्यों कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना। प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर आपका है, फॉर द ईयर आपने इतना कमाया है। अकाउंट पेबल, अकाउंट आपका लायबिलिटी, एक्रूड लायबिलिटी। कहता है कि बताओ क्या करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन में कहता है कि देखो जी, आपके पास इंफॉर्मेशन में एक तो स्टार्टिंग का रेट है, एक एवरेज है, और एक आपका क्या बता रहा है, क्लोजिंग रेट आपको दिया हुआ है। 3 रेट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना। एवरेज हम तब अप्लाई करते हैं जहां पे हमें आपका लगता है कि एवरेज का जो अप्लाई होगा, जो कि कई चीजों का आपका लेन देन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने प्रॉफिट निकाला है, बच्चे प्रॉफिट निकाला है, वो फॉर द ईयर है। तो किस रेट से कन्वर्ट करेंगे, तो हम कहते हैं कि इसके लिए हम एवरेज ले लेंगे, बाकी जो होंगे अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कि सबका क्लोजिंग रेट आपने लिया, इसका ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ था, प्रॉफिट का हमने एवरेज लिया, सबका क्लोजिंग। तो अब आपका जो यहाँ पे टोटल जो एसेट्स है वो आ रहा है 871,682 कन्वर्जन के बाद। टोटल लायबिलिटी आपका इतना आ रहा है, मतलब बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो लायबिलिटी साइड में इतने का डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और जब आप अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको कहां दिखाएंगे, आप ओसीआई में दिखाएंगे। आप इसको ओसीआई में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये जो आप कन्वर्जन करते हैं ये आपका परमानेंट नहीं है,
ये आज कन्वर्जन करके सीएफएस बना के फिर क्या होगा, हमें उनको अलग करना होता है। बस एक हमने कहा था क्लास में, ये दिखाने के दांत है। तो बस कंसल्टेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा क्या होगा, ये कभी भी हम प्रॉफिट अपना नहीं मानेंगे, ये ओसीआई में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर आपका? अब आइए अगला है कि अगर जो फॉरेन ऑपरेशन मेरा काम कर रहा है उसका जो रिपोर्टिंग डेट है और हमारा जो रिपोर्टिंग डेट है, अगर दोनों अलग है तो क्या करेंगे। अगर दोनों का रिपोर्टिंग डेट अलग होगा तो मेरे बच्चे पहले तो फॉरेन ऑपरेशन को कहा जाएगा कि भैया आप जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, आप जो बना रहे हैं उसके साथ साथ एक एडिशनल बैलेंस शीट और आपको बनाना पड़ेगा, जिस दिन पे मेरा आपका, अगर मान लो मैं मेन जो एंटिटी है वो 31 मार्च को अगर मान लो अपना अकाउंट्स क्लोज करती है, और जो मेरा फॉरेन ऑपरेशन है वो मान लो आपका करता है कि आपका 31 सितंबर को करता है मान लीजिए, तो कहते हैं भैया आपको इसके साथ साथ एक और इस दिन का बनाना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर उसको आपको हमें देना होगा, जिसको कि हम कन्वर्ट करेंगे अपने इंडियन करेंसी में। ठीक है ना? तो अगर दोनों का रिपोर्टिंग डेट अलग है तो फॉरेन ऑपरेशन को एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है आज के डेट का आपका। लेकिन इंडेक्स 110 ने हमें कहा है कि ये जो फॉरेन ऑपरेशन है, आप चाहो तो उनको एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाने से मना कर सकते हो, बशर्ते कि जो टाइम गैप है ना मेरे रिपोर्टिंग डेट में, उनमें अगर 3 मंथ्स का है तो ये भी एमसीक्यू के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। 3 मंथ्स ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और कुछ भी इसका खास इसका मोटिव नहीं है ना। 3 मंथ्स का इंडेक्स 110 अलाउ करता है कि अगर डिफरेंट डेट आपका है और आपका 3 मंथ्स तक का है तो कोई बात नहीं, हम उसी को लेकर अपने साथ कंसोलिडेट कर देंगे। कोई अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अगर है तो हम उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ, थ्योरी में इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना? अब आ जाइए इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। आपने इंडेक्स 110 पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है, 28 पढ़ा हुआ है, सब जगह आपने पढ़ा हुआ है कि इंट्रा ग्रुप जो ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चे, मेनली 110 में आपको समझाया गया है कि अगर मान लो कि मेरा जो आपका डेटर है वो मेरा फॉरेन ऑपरेशन, जो बाहर कोई सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है, वो मेरा डेटर है, मैं उसका क्रेडिटर हूं। तो इंट्रा ग्रुप जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जब हम आपका सीएफएस बनाएंगे तो उसको हम क्या करते हैं, आपका कैंसिल कर देते हैं, है ना। क्योंकि अगर मान लो मैं उनको कहता हूं कि 60,000 रुपीज मुझे आपसे लेना है, उन्होंने डॉलर में लिखा हुआ था, लेकिन जब उसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो वो भी क्या 60,000 हो जाएगा। और जब आप सीएफएस बनाते हैं तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहां पे कहा गया है कि आपने अगर अपने बैलेंस शीट में, मैंने जब उनको आपका रुपीज में दिखाया था और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया था और उसको क्लोजिंग रेट पे रिवैल्यू किया था, उससे फॉरेन एक्सचेंज कुछ लॉस गेन हुआ था, और हमारे पास अगर वो दिख रहा है बच्चे, वो कैंसिल नहीं होगा, वो हमारे सीएफएस के अंदर में दिखेगा। अगर हमने उसको ओसीआई में दिखाया है तो ओसीआई में दिखेगा, अगर प्रॉफिट लॉस में दिखाया है तो प्रॉफिट लॉस। मतलब जो आपका सीएफएस बनेगा उसमें इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन तो कैंसिल किए जाते हैं, लेकिन उससे क्रिएट हुआ प्रॉफिट लॉस जो था एक्सचेंज डिफरेंस चलते, वो कैंसिल नहीं होता, वो सीएफएस में दिखता है। इन्हीं बातों को मैंने आपको रिवाइज अच्छे से कराने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक दिखाया हुआ है, रिवीजन क्वेश्चन 9, फिर मैं वहां पढ़ के बताऊंगा। और आप प्लीज एक काम करेंगे, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए क्लास में जितनी सारी बातें बताई थी उसको जरूर देख लेंगे। क्लास 2 पार्ट 2 में आपका, आई थिंक क्लास 2 पार्ट 2 में लास्ट का जो 30 मिनट्स का वीडियो है ना, लास्ट का 30 मिनट्स का, उसको प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, जितने क्वेश्चंस कराएं और समझाए। तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे जरूर, अगर आपको मन करता है कि बाकी नहीं देखना तो उतना जरूर देखना है। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 9, पेरेंट पी हैज यूएस डॉलर इट्स फंक्शनल करेंसी। सब्सिडी का कहता है कि यूरो है, कहता है कि हुज रिपोर्टिंग डेट आपका 31 मार्च, ठीक है। लेंड्स यूएस डॉलर 100 टू एस, पी ने क्या किया है, $100 एस को आपका लेंड किया ऑन 30 सितंबर। एस कन्वर्टेड द लोन अमाउंट रिसीव इनटू यूरो ऑन रिसीव। एस ने क्या किया है, लोन को यूरो में कन्वर्ट किया है, एस ने कन्वर्ट किया, आपका एस ने कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो जो कन्वर्ट करता है ना बच्चे, वही आपका घाटा फायदा रिकॉर्ड करता है ऑन द रिपोर्टिंग डेट आपका। एक्सचेंज रेट कहता है कि आपका 30 सितंबर को $1 इतने का था, लेकिन 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट पे आपका ₹2 का हो चुका है। ये देखिए आपका, पहले में एस सब्सिडरी बुक ने, जिसने कन्वर्जन किया था, उसने क्या एंट्री पास किया होगा, जब उसने लोन लिया था बच्चे 30 सितंबर को, तो उसने कहा होगा बैंक टू इंट्रा बुक पेबल कह दो, क्रेडिटर्स बोल दो, जो भी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना 150 आपका यूरो का, कैसे जी, 100 यूएस डॉलर आपका 1 के बदले 1.5, तो 100 इंटू इतना मल्टीप्लाई किया, उसने इतने पर रिकॉर्ड किया था।
जब हम 31 मार्च को आ गए, क्योंकि इंट्रा बुक पेबल आपका मॉनेटरी आइटम्स है, मॉनेटरी आइटम्स को इन्होंने अपने सेपरेट अकाउंट में, अभी सीएफएस की बात नहीं उठ रही है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया कि दोनों अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, जो हमने ऊपर में पढ़ा था, एक तरीके का फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आपका है। सेपरेट बुक से मेरे बच्चे अगर हमने आपस में कुछ लेन देन किया हुआ है तो फॉरेन करेंसी आपका ट्रांजैक्शन है, जो ऊपर में जो बातें सिखाया उसके मुताबिक रिकॉर्ड होगा। सीएफएस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट को समझते हैं फिलहाल आपका। तो अभी क्या होगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के रूप में दोनों अपनी अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया जी, जब हमने लोन लिया था तब, और साल के एंड में हमने क्या किया, क्योंकि ये आपका मॉनेटरी आइटम्स है, तो मॉनेटरी आइटम्स में हमने क्या किया, लोन को रिवैल्यू किया और उससे घाटा फायदा कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। और पेरेंट कंपनी क्या करेगा जी, अपना, क्योंकि ये तो यूएस डॉलर में एंट्री किया, उसने अपना यूएस डॉलर में एंट्री किया, ठीक है, क्लियर आपको। ये सर कहता है, अगर अब आएगा कंसोलिडेशन, बहुत ध्यान समझना आपका, जब भी हम बात करते हैं यहां पे आपका इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन का, तो ट्रांजैक्शन में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो ऊपर में रिवीजन कराया है वो आपका लगेगा। कंसोलिडेशन के टाइम पे अब क्या होगा बच्चे, अब उसकी बात कर रहे हैं, जो फॉरेन ऑपरेशन के रूप में अब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब यहां पे आपको बात किया गया कि जब कंसोलिडेट किया जाएगा तो मेरे बच्चे कंसोलिडेट करते समय इनका जो रिसीवेबल है और इनका जो पेबल है, इनका पेबल ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिकॉर्ड नहीं हो, क्योंकि जब भी कंसोलिडेट किया जाएगा तो अल्टीमेट वैल्यू दोनों में आपका, अगर इसमें करोगे तो 200 और यहां भी 200 आ जाएगा, और अगर इसमें करोगे तो ये 100, तो ये इसकी वैल्यू भी 100 आ जाएगी, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो ये आपका 50 रुपीज का जो प्रॉफिट आपने अपने प्रॉफिट लॉस में ऐड किया है ना, वो थोड़ा ही कैंसिल किया जाएगा, वो तो एज इट इज, जो उस पे 110 के मुताबिक प्रॉफिट लॉस को आप क्या इकट्ठा करते हो, याद है ना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं। अगर 100% होल्डिंग तो पूरा ऐड करेंगे, अगर वो आपका 70% होल्डिंग तो जितना शेयर मेरा वो मैं ऐड करूंगा, एनसीए वालों को एनसीए में ऐड कर देंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से चलेगा। मतलब ये मत सोचना कि प्रॉफिट लॉस में से इसको भी एलिमिनेट किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, वो आराम से वैसी अकाउंटिंग जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ इंट्रा बुक ट्रांजेक्शन को कैंसिल करते हैं, और ये ऑब्वियस बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट आपका है एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन सीएफएस। आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसमें हुआ करता था जी, हमने 110 पढ़ते हुए आपका वो इन्वेंट्री के अंदर हो जाएगा, है ना, इन्वेंट्री के अंदर में। तो मान लो अगर कोई इन्वेंट्री के अंदर में आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, आंखें बंद कीजिए, वहां पे आइए कि अगर कोई हमने ट्रांजेक्शन किया है सेल परचेज का, सेल परचेज की अकाउंटिंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के रूप में आपका इंडिविजुअल और आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना अपना होगा, दोनों का। जब हम कंसोलिडेशन पे आएंगे बच्चे, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे कंसोलिडेट करते समय हम क्या करेंगे जी, कि आपका जो स्टॉक के अंदर में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, हम उसको क्या करेंगे, कैंसिल करते थे। 110 पढ़ा है ना आपने, एग्जैक्टली सेम चीज हम कैंसिल करेंगे। लेकिन यहां पे 21 ने क्या है कि अगर फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है उसको जानने के लिए आज जो उसमें से जो प्रॉफिट माइनस किया जाएगा ना बच्चे, उस प्रॉफिट के लिए सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, यही होता था ना प्रॉफिट आपका। ये परचेज प्राइस कितना लिया जाएगा, स्पॉट रेट। ये समझाने का मतलब ही नहीं बनता कि जो आपका, अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं कि हमारे स्टॉक में कितना प्रॉफिट छिपा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सेल आज कितने पे किया माइनस उसका कॉस्ट। तो कॉस्ट कौन सा लिया जाएगा, जितने पे हमने परचेज किया था, स्पॉट रेट, आपका स्पॉट रेट लिया जाएगा और उससे प्रॉफिट निकाला जाएगा। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है। आइए अब इसको समझने के लिए बच्चे मैं आपको यहां दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 10 आपका, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 10। मैंने इस क्वेश्चन में आपको जो हमने आपका कॉमन डेट्स हैं, वो रिसीवेबल डेटर्स, उसको भी समझाया है। हमने यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को समझाया, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उसको भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। और अगर इंडेक्स 110 के अंदर में कहीं फॉरेन करेंसी के बारे में बता दिया तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात को वहां पे अप्लाई करेंगे। सुनिए ध्यान से। कहता है कि एम लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल फॉर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। ये सारी बातें ना अभी मैं पढ़ चुका हूं, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है, कोई काम का नहीं। बस इतना समझ लो कि एम लिमिटेड जो है ना बच्चे, वो एक्वायरर है। ये कौन है, एक्वायरर। और जो जी है ना, वो एक्वायरी कंपनी है। इस पे उन्होंने क्या किया, कंट्रोल एक्वायर किया। इट इज अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, 100% होल्डिंग हमारी है, ठीक है ना। तो एक्वायरर एम है और एक्वायरी कौन है हमारा, यहाँ पे जी लिमिटेड। क्लियर आपको, ये सब बाकी क्वेश्चन पढ़ लेना, कोई काम करिए, मैं यहाँ पे आ रहा हूं।
एम लिमिटेड ने सेल किया फार्मास्यूटिकल्स बोतल टू जी लिमिटेड फॉर 12 लाख यूरो। एम कहता है कि जिसने आपका सेल किया, बच्चे एम ने सेल किया 12 लाख यूरो में ऑन 1 फरवरी 2023 कुछ बॉटल्स बेचा आपका जी को, अपनी सब्सिडरी को। कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल्स कहता है कि 830 है, यानी कि एम ने जिन बॉटल्स को बेचा है 12 लाख यूरो डॉलर में, वो रुपीज 830 लाख रुपीज, ये रुपीज में फिगर है, ध्यान रखना ये रुपीज में है और ये आपका यूरो में है। तो 830 लाख रुपीज में जिसको आपने बनाया था उसको आपने 12 लाख यूरो में आपने बेच दिया। कहता है कि आगे आपका एट द ईयर एंड, यानी कि साल के एंड में, ऑल दिस बोटल्स आर लाइंग एट जी लिमिटेड, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में भी पड़ा हुआ है, तभी तो मैनेज प्रॉफिट निकालते हैं। अगर बिक गया होता तो फिर तो निकालते ही नहीं। यूरो इज द फंक्शनल करेंसी ऑफ जी लिमिटेड, लेकिन रुपीज कहता है कि एम का है। एम का क्या है जी? रुपीज है, यूरो आपका जी में। तो एम ने क्या किया है? एक ट्रांजेक्शन किया बच्चे, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया है यूरो में, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देंगे कि एम आपका क्या करेगा जी? उसको कन्वर्ट करेगा इंडियन करेंसी में, अपने पास रिकॉर्ड करेगा और अकाउंटिंग आप जानते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। कहता है कि आपका एक्सचेंज रेट 1 फरवरी को जब सेल परचेज हुआ था उस समय 83 था और एंड में कहता है कि 85 है। प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव इन एम एंड जी, दोनों के बुक में बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा और इसका इंपैक्ट क्या सीएफएस में होगा वो भी बताइए एंट्रीज के साथ आपका। तो मेरे बच्चे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्योंकि 110 आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा कि एम ने जिसने की सेल किया है ना, और इसको सीएफएस बनाना है, तो ये क्या करेगा? पहले तो सब कुछ अपने इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करेगा, है ना बच्चे। तो जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के जो रूल थे कि मैं सेल करने की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा, साल के एंड में अगर वो मॉनेटरी आइटम्स है उसको मैं आपका एक्सचेंज रेट से लेकर आऊंगा और घाटा फायदा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर वो जो सब्सिडरी कंपनी है उसको तो कुछ करना नहीं, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं बनता, यूरो में ट्रांजेक्शन हुआ, यूरो में वो रिकॉर्ड करेगा, वो कन्वर्जन कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, खत्म हो गया। सीएफएस को बनाने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? तो सीएफएस को बनाने के टाइम पे अब तो पहली बात कि जो हमारा एक्वायरर कंपनी है, एक्वायरर, वो जो आपस में लेन देन करना है वो तो सीएफएस में आएगा नहीं, आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो हमने सेल किया था उसमें कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मेरा छिपा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक में से बैलेंस शीट में क्या होगा? सीएफएस में उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, और जितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस होगा वो हम क्या करते थे जी? हम अपने प्रॉफिट लॉस से माइनस करते थे। एग्जैक्टली सेम काम करना है, बस इंडेक्स 21 ये कहता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को निकालते समय कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसके लिए हम क्या करेंगे? जब उसकी कॉस्ट लेंगे तो वो स्पॉट रेट वाला लेंगे, यानी कि जिस रेट पे वो परचेज सेल हुआ था वो आपका। अब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपका, पहले तो ये सारी बात मैंने यहाँ पे लिख दिया। एम लिमिटेड जो कि हमारा रुपीज फंक्शनल करेंसी है, उसने सेल किया है जी को जी 1 फरवरी को 12 लाख यूरो में, जबकि हमारा फंक्शनल करेंसी रुपीज है तो हम रुपीज में उसको रिकॉर्ड करेंगे। और 1 यूरो आज कितने का? 83। यहाँ पे कितना हो गया? 85, जहां पे हम सीएफएस बनाना है। चलिए पहले हम सेपरेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें अकाउंटिंग करते हैं, नॉर्मल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ये देखिए आपका एम क्या करेगा जी? हमने 1 फरवरी को सेल्स की एंट्री की, G2 सेल्स आपका 12 लाख यूरो इंटू 83 के हिसाब से 996 लाख रुपीज में एंट्री कंप्लीट। साल का एंड आ गया, तो अब हमें क्या करना है कि सेल्स तो आपका ट्रांजेक्शन पे रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता, बट जी जो हमारा डेटर है जिससे पैसा लेना है, मॉनेटरी आइटम्स है, साल के एंड में हम कन्वर्ट करेंगे आपका फॉरेन करेंसी से क्लोजिंग रेट से, और घाटा फायदा प्रॉफिट लॉस आपका मॉनेटरी पे। तो जी लिमिटेड को मेरे बच्चे हमने क्या किया? यहाँ पे 24 से बढ़ाया। क्यों 24 से बढ़ाया? क्योंकि 12 लाख यूरो पे आपका 2 रुपीज और मिलेगा। जो 83 रुपीज था ना उस समय रेट आपका, अब आपका 85 हो चुका है, तो हमें इंडियन करेंसी में ज्यादा अमाउंट मिलेगा ना, तो जी लिमिटेड को हमने 24 से बढ़ा दिया और उसका घाटे फायदे को कहां ट्रांसफर कर दिया? एसपी यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी का है वो क्या करेगा जी? परचेज की एंट्री क्या होगा? बिल्कुल खत्म। यहां तक तो फॉरेन ऑपरेशन का मतलब ही नहीं बनता। अब आया फॉरेन ऑपरेशन अकाउंटिंग करने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? 110 की अकाउंटिंग के पास आएंगे। 110 की अकाउंटिंग करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपके इंट्रा डेप्ट्स है, यानी कि कॉमन डेट्स, ये यहाँ पे एम लिमिटेड
और यहाँ पे आपका जी लिमिटेड, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों अमाउंट ये आपका सीएफएस में नहीं जाते, ये सीएफएस में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप इस 12 लाख को बच्चे जब कन्वर्ट करोगे ना अपने करेंसी में, तो इसकी वैल्यू भी कितना निकल के आएगा, इसकी वैल्यू भी इतना ही निकल के आएगा। आज के रेट पे कन्वर्ट करेंगे इतना ही वैल्यू बनेगा, तो ये तो नहीं जाएगा। अब जो आपका इन्होंने अपना जो फॉरेन करेंसी ये जो रिजर्व था यहाँ पे 24 जो प्रॉफिट में इन्होंने ऐड कर दिया, क्या इसका कोई रिवर्सल होगा? नहीं होगा। इनका प्रॉफिट में रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करते, ऊपर बता चुका हूं मैं आपको, बता चुका हूं। अब आइए, अब हम क्या करें, क्योंकि यहां पे बात आपका गुड्स के सेल परचेज का है, तो अगर आपने एम ने इसको सेल किया और सेल के पास वो स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है, तो इस स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है हम उसको कैंसिल करते हैं। अब आगे हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल करने के लिए स्टॉक है ना, हम क्या करेंगे जी, हमेशा चेक करेंगे अपने इंडियन करेंसी में उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी एनआरवी कितनी है, ऊपर बता चुका हूं। कॉस्ट जब भी चेक होगा आपका कॉस्ट यानी कि स्पॉट रेट से, एनआरवी जब भी चेक आपका होगा तो हम क्या करेंगे जी 85 यानी कि फेयर वैल्यू का जो रेट, एंड का जो क्लोजिंग रेट है उससे चेक किया जाएगा, वो इतना निकल के आ गया। इन दोनों में बताओ जरा लोअर क्या निकल के आया, 996, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितने पे किया जाएगा, 996 पे किया जाएगा। 996 के जो अगर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाएगा, अब इसमें आप देखिए इसकी कॉस्ट क्वेश्चन ने बताया था कि 830 है, तो मेरे बच्चे 996 में 830 हटाओ तो प्रॉफिट कितना मिला, 166, क्योंकि इस प्रॉफिट को निकालने के लिए हम वही कॉस्ट लेंगे जो स्पॉट यानी कि ट्रांजेक्शन रेट पे था आपका, तो प्रॉफिट कितना आ गया 166 लाख। ये जो 166 लाख से हम क्या करेंगे जी, सीएफएस में क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे, और ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैंने माना हुआ है यानी कि एम ने, तो सीएफएस में अपने प्रॉफिट लॉस से भी क्या करेगा, माइनस कर देगा, है ना। ये बात आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी बात को मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि आपका सीएफएस जो बनेगा उसमें इन्वेंट्री में इतना माइनस कर दोगे, इतना माइनस कर दोगे। नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक केस की यहां तो सारा आपका स्टॉक है, मान लो कहता है कि आपका 60% स्टॉक बिक गया है, गुड्स बिक गया है, 40% बचा हुआ है, तो मेरे बच्चे आप फिर कहना कि ये प्रॉफिट तो सब पे है ना, तो इसका 40% निकाल देना, वही आपका अनर्ज प्रॉफिट होगा, वही स्टॉक से माइनस हो जाएगा, और वही सीएफएस में आपका प्रॉफिट लॉस से माइनस हो जाएगा। तीसरा केस आप कहते हो कि सर मान लो यहां पे रिकवरेबल अमाउंट सपोज दैट आपका यहां पे आ जाता 900, तो फिर मैं क्या करता, तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक में इस पे वैल्यू किया हुआ है, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा एक तो आपका 900 पे आया होगा, है ना, जब आपने उसको वैल्यू किया होगा तो 900 पे, और आपका 900 पे लाके जब लेकर आओगे तो देखो उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना मिला हुआ है। अगर वो 996 में वैल्यू किया गया रहता तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना था, 166। 166 में ये कितना कम हो गया, 96 है, हटा दीजिए, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना मिला हुआ आपका, ये हो गया आपका कितना जी, आई थिंक 70 हो गया ना, 70। तो 70 स्टॉक से माइनस करेंगे और 70 हम क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट लॉस से माइनस कर देंगे, है ना, सीएफएस के अंदर में। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट छोटा होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिंपल बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और ये मैंने एंट्री सबको समझा दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला कॉन्सेप्ट बचे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। एक्चुअली ये आपका जो हमने कॉमन ट्रांजेक्शन देखा ना अभी ऊपर में, उससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको समझाता हूं यहाँ पे, वैसे क्लास में अपने पढ़ा हुआ है बट फिर भी फटाफट देखो। अगर मान लो एच लिमिटेड एक एक्वायरर है और इसने क्या किया है जी, एक इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट किया बच्चे इन 90% इक्विटी ऑफ आपका एस लिमिटेड, मान लीजिए 40,000 करोड़ रुपीज में, और एस ने क्या किया है, एक लोन दिया है, लोन टू एस लिमिटेड, और मान लो आपका 5,000 करोड़ का आज की बैलेंस शीट में मतलब एक लोन हमें दिख रहा है। एस लिमिटेड का जो आपका बैलेंस शीट दिख रहा है उसमें ये लोन कहां दिखेगा, यहां पर दिखेगा, लोन टू एस लिमिटेड आपका। मान लीजिए उन्होंने क्या किया जी, इसको $1,000 में आपका रखा हुआ है अपनी करेंसी में, दोनों की अपनी अपनी करेंसी, ठीक है ना, इनका रुपीज है और उनका मान लो इनका क्या है जी, डॉलर आपका है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस टॉपिक को पढ़ाने का, यानी कि इंडेक्स 21 का बोलने का क्या रीजन है। वो कहते हैं कि देखो जी, ये जो लोन आपने एस लिमिटेड को दिया है ना, अगर एच लिमिटेड का इंटेंशन इस लोन को वापस लेने का नहीं है,
तो इंडेक्स 21 कहता है कि देखो जी, अगर इस लोन को जो आपने एस लिमिटेड को दिया है, अगर इंटेंशन वापस लेने का नहीं है, तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, जैसे ये 40,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, उसी तरीके से ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। तो मतलब कि वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, जो इस लोन का पैसा कभी भी आपको रिकवरी नहीं होगा। तो 21 कहता है कि देखो, जब हम सेपरेट अपना अपना अकाउंटिंग करते हैं तो आप नॉर्मल अकाउंटिंग कीजिए, जो ऊपर में कॉमन डेप्ट में आपको सिखाया गया था। आप क्या करोगे जी, लोन को आप रिकॉर्ड करो अपना, आप लोन लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड कीजिए। एंड में क्या करो, लोन को आप यहाँ पे कन्वर्ट करो रुपीज में, और फॉरेन एक्सचेंज कुछ घाटा फायदा हुआ तो क्योंकि मॉनेटरी आइटम है आपके प्रॉफिट लॉस में जाएगा, है ना। इनको तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन मान लो अगर ये करते हैं तो बिल्कुल वही अकाउंटिंग। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं कि अगर जब हम सीएफएस में आएंगे, ये देखिए मैंने बता दिया ये टॉपिक क्या, जैसे परपेचुअल लोन कोई है, जो लोन हमने एक दूसरे से लिया दिया है बट कभी भी आपका वापस करने का इंटेंशन नहीं है, तो सीएफएस में हम क्या करेंगे आपको बताएं। सीएफएस मेरे बच्चे इंट्रा ग्रुप को एलिमिनेट तो होता ही होता है, आपस में कैंसिल। एक्सचेंज डिफरेंस हम एलिमिनेट नहीं करते, ये भी आप जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां पे क्या करेंगे, जो आपने एक्सचेंज डिफरेंस अगर कुछ रिकॉग्नाइज किया था, किसने किया होगा, इन्होंने क्या होगा, है ना। जो कन्वर्ट करता वही करेगा। तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस, मान लो आपने इसमें 200 का एक्सचेंज डिफरेंस आपने यहाँ पे अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मतलब कि 4800 का था ट्रांजेक्शन पे, 200 रुपीज का एक्सचेंज डिफरेंस ऐड करके आज 5000 पे दिखा रहे हो, 200 रुपए का आपका प्रॉफिट यहाँ पे। जब सीएफएस बनाया जाएगा तो सीएफएस बनाते समय क्या करेंगे जी, कि एच लिमिटेड एस को अपने साथ मिलाएगा, और मिलाते समय ये क्या करेगा कि अपने जितना भी प्रॉफिट लॉस रहा होगा उसमें से 200 माइनस करके उसको सीएफएस के अंदर में, ओसीआई के अंदर में दिखाएगा 200, है ना। जब कंसोलिडेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो ये 200 जो आपने इंडिविजुअल आपका सेपरेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें आप प्रॉफिट में अगर ऐड किया, क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स था, उस 200 को प्रॉफिट लॉस से हटा के आपको ओसीआई के अंदर में दिखाना होगा इन सीएफएस, क्योंकि ये पैसा कभी भी सीएफएस में अगर देखा जाए तो कभी भी हमारे पास ये कमाना नहीं होगा, ये कभी भी आपका कमाना नहीं होगा। मैंने क्लास में अच्छी तरीके से समझाया था, उसको हम ओसीआई के रूप में दिखाएंगे, मैंने वही बातें आपको बता दी है। हाँ, आगे अगर कभी इंटेंशन कन्वर्ट हो गया कि नहीं जी हम इसको परपेचुअल नहीं रखेंगे, ये पैसा हम उनसे वापस लेंगे या देंगे, तो फिर उसके आगे जो सीएफएस बनेगा उसमें ओसीआई ना हटा के हम ओसीआई को हटा के वहां से माइनस करके हम प्रॉफिट में ऐड करके दिखाना शुरू कर देंगे, है ना। वो बातें मैंने आपको बता दी। इस पे मैं बार बार कह रहा हूं कि जो क्लास 2 पार्ट 2 का जो लास्ट का 30 मिनट्स उसको देख लेंगे, इनमें प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया, वो सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। फुल डिस्पोजेबल, पार्शियल डिस्पोजेबल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। मेरे बच्चे, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो मैं इसमें, क्योंकि इसमें थ्योरी आपके आने के ज्यादा चांसेज हैं, इन पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी बातें ना आप एक काम करना, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि क्लास 2 पार्ट 2 का जो लास्ट 30 मिनट्स का वीडियो उसको देख लेंगे, उसको एक बार फटाफट, अगर आप भूल चुके हैं इन केस, क्योंकि इसको रिवाइज कराऊंगा बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, आप 30 मिनट्स का वीडियो अगर वहां से देखेंगे लिंक हो जाएगा और आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जनरली इससे थ्योरी आने के चांसेज है, प्रैक्टिकल कुछ आएगा तो ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको कराया हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, है ना। इसमें मैं ज्यादा अब नहीं जाता, मैं एक्चुअली 99% कंटेंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगला हमारे पास है अकाउंटिंग ऑफ चेंज इन फंक्शनल करेंसी। ये भी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल से कोई नहीं है, कि फंक्शनल करेंसी जिसमें कि मैं अभी अकाउंटिंग कर रहा हूं, अगर वो फंक्शनल करेंसी ही हमारा चेंज हो जाए, आज हम रुपीज हमारा फंक्शनल करेंसी है, कल को मान लो कि यूएस डॉलर हो गया, मैंने बिजनेस को वहां पे शिफ्ट कर लिया, तो हमें उस केस में क्या करना होगा, इसकी भी पूरी थ्योरी को आप यहाँ पे पढ़ जाएंगे। थ्योरी का है, इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है आपको समझाने के लिए, आप कहो तो मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूँ। व्हेन देयर इज अ चेंज इन फंक्शनल करेंसी ईदर ऑफ रिपोर्टिंग और द सिग्निफिकेंट फॉरेन ऑपरेशन, द फैक्ट रीजन फॉर आपका जो चेंज है वो आपको डिस्क्लोज करना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिस्क्लोजर के अंदर में। इफेक्ट ऑफ चेंज इन फंक्शनल करेंसी भी आपको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है, मतलब पीछे जो आपका था उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे जो नया फंक्शनल करेंसी होगा उसमें अकाउंटिंग करना होगा, है ना। एंटिटी ट्रांसलेट ऑल आइटम्स इनटू न्यू फंक्शनल करेंसी यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ चेंज। जिस दिन आप फंक्शनल करेंसी चेंज कर रहे हो उस दिन
जो रेट होगा उसी रेट पे हम क्या करते हैं, न्यू फंक्शनल करेंसी में सब कुछ कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ थ्योरी के लिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। और आपका जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होगा ना बच्चे, उसका जो आज जो अमाउंट आपने न्यू फंक्शनल करेंसी में जो कन्वर्ट किया है, वही उसका क्या माना जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, इस बातें ध्यान रखेंगे। नाउ लास्ट आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, AS21 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, तो सारी बातें, एक्सचेंज डिफरेंस जो आपने प्रॉफिट लॉस में रिकॉग्नाइज किया है, नेट एक्सचेंज डिफरेंस जो OCI में आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वो सारी बातें बतानी होंगी। प्रेजेंटेशन करेंसी अगर आपका फंक्शनल करेंसी से अलग है, उसको डिस्क्लोज करना होगा। ये सब क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आ सकते हैं। फंक्शनल करेंसी अगर आपका ऑफ इधर द रिपोर्टिंग और सिग्निफिकेंट फॉर ऑपरेशन, अगर आपका चेंज होता, फंक्शनल करेंसी चेंज होता है, तो फैक्ट ऑफ सच चेंज, रीजन क्या है उसको चेंज करने का, किस डेट पे चेंज किया वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ई कहता है बच्चे, अगर प्रेजेंटेशन करेंसी आपका फंक्शनल करेंसी से डिफरेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात बताना होगा कि हमारा फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन अलग है। एंड प्रेजेंटेशन करेंसी में अपना अकाउंटिंग करते समय जितने भी इंडेक्स है, उन सारे इंडेक्स को हमने फॉलो किया हुआ है। और इसके साथ जो ट्रांसलेशन मेथड है ना, ट्रांसलेट करने का, वो आपका वो भी हमने पूरा का पूरा कंप्लाई किया हुआ है। ये सारी बातें बच्चे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अगर आ जाए तो आपको बताना पड़ेगा। और इस तरीके से इंडेक्स 21 का हम लोगों ने कंप्लीट रिवीजन किया और हमने इसको एंड किया। मैं एक बार फिर से बता दूं, इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं वो आपका क्या जी, कि जो मैंने स्टार्टिंग से बताया बच्चे, वो सारी बातें फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फॉरेन ऑपरेशन, दोनों की सारी अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है मैंने बता दिया। ये मानते हुए कि आपने क्या किया है कि बहुत अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है और कोई भी क्वेश्चन कहीं से आएगा वो आप कर सकते हैं। मेन चीज है कि अभी जैसे कॉमन डेप्ट वाला चीज था कि कॉमन डेप्ट आपका है, तो क्या करेंगे जी, कॉमन डेप्ट जैसे नॉर्मल कैंसिल होता है इंडेक्स 110 के अंदर में वही करेंगे। जो भी अमाउंट पहले से हम प्रॉफिट में प्लस माइनस कर चुके उसको कुछ नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट लॉस में ऐड हो चुका है, होना चाहिए। फॉरेन ऑपरेशन में एक बात और, अनलेज प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे अलग कर रहे हैं, अनलेज प्रॉफिट अलग कर रहे हैं, तो स्पॉट रेट लेके चलेंगे। बाकी बच्चे सब कुछ बता चुके हैं, मैं अब आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। आप बेहतर पढ़ाई की हो, बेहतर रिवीजन की हो, इसके बाद जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उनको कंडक्ट कीजिए, टेस्ट को आप देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, एग्जाम देने जाइए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके निकल के आने वाले हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और इंडेक्स पे जबरदस्त तरीके से मास्टरी करने के लिए। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। वीडियो को लाइक करने के बाद ही जाएंगे, अगर अभी तक बदमाश आपने लाइक नहीं किया है तो। थैंक यू।